हेलो फ्रेंड्स, आनंद दिस साइड। हम लोग जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स देख रहे हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने पॉलिटी, इंटरनेशनल अफेयर्स, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट कवर किया था। इस पार्ट में हम लोग बचे हुए पार्ट से स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला पार्ट है इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पहली न्यूज़ है इसमें, निसार सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो। ठीक है, निसार नाम है सैटेलाइट का। निसार सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो। देखो, ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो सेटेलाइट है ना, ये निसार जो सेटेलाइट है, निसार नासा और इसरो ने दोनों ने मिल के इस सेटेलाइट को लॉन्च किया है। ठीक है, और ये लॉन्च कब हुई है? 30 जुलाई 2025 को। डेट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए कि नासा और इसरो का ये कंबाइंड एंडेवर था ये। ठीक, लॉन्च कहाँ गया इसको, कहाँ से लॉन्च? सतीश स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा में, वहां से इसको लॉन्च किया गया। लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज हुआ? GSLV F-16। अब GSLV मार्क 3 इस टाइप से अगर ऑप्शन आपको देते हैं तो वो सब गलत हो जाएगा। ठीक है, GSLV F-16 लॉन्च व्हीकल यूज हुआ है। ठीक, पर्पस क्या है सेटेलाइट का? पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। देखो, ये है अर्थ सरफेस चेंजेस। ये क्या स्टडी करती है? अर्थ के सरफेस पे जो चेंजेस हो रहे हैं। एक तरीके का ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है, EOS जिसको बोलते हैं ना, अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट। इसका काम क्या है कि अर्थ के सरफेस पे जो भी चेंजेस हो रहे हैं, इसको ये अपने बहुत ही एडवांस रडार सिस्टम में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस रडार सिस्टम है। इस वजह से क्या होता है, 1 सेंटीमीटर तक का भी चेंज अगर पृथ्वी के सरफेस पे हो रहा है तो ये इसको ट्रैक कर सकता है। ठीक है, इसलिए काफ़ी एडवांस सिस्टम इसमें यूज़ हुआ है। अच्छा, अब इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हो सकता है? देखो, नेचुरल हैजार्ड में। ठीक, अगर कोई भी अर्थक्वेक कहीं पे आ रहा है, ठीक है, उसके पहले की जो इवेंट होंगे, अर्थ पे जो भी चेंजेस हो रहे होंगे वो ट्रैक कर सकता है। ये वॉल्केनोज ट्रैक कर सकता है, लैंडस्लाइड ट्रैक कर सकता है। ठीक है, इकोसिस्टम में अगर जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट फायर वगैरह ये सब देख सकता है। ये फॉरेस्ट फायर वगैरह अगर होने वाली है, ठीक है, कार्बन लेवल कितना है, ठीक, बायोमास, ये सारी चीज़ें इकोसिस्टम से रिलेटेड कर सकता है। फिर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो है ना, ग्लेशियर स्टडी, ग्लेशियर मूवमेंट कितना हो रहा है, कितना रिसीड हो रहा है, कितना कम, कहाँ पे बढ़ रहा है, कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। एक्चुअली अर्थ ऑब्जर्वेशन में सब चीज़ें आ जाएंगी ना, इसीलिए देखो बहुत ही वाइड, इसका एक तरीके से बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है क्योंकि अर्थ के सरफेस पे जो भी चेंजेस हो रहे हैं ये एक तरीके से सबको ट्रैक कर सकता है। डिजास्टर रिस्पॉन्स, एग्रीकल्चर, सब देख लो उसमें। ठीक है, ओके। अब देखो, इसमें कुछ स्पेसिफिक बातें वो भी आपको बताना चाहिए। देखो, ये दो रडार सिस्टम, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, दो रडार सिस्टम यूज करता है ये। रडार सिस्टम आपको पता ही ना कि ट्रैक करने के लिए रडार में रेडियो वेव्स यूज होते हैं ना, रेडियो वेव्स यूज होते हैं रडार में। ठीक, तो ये दो रडार सिस्टम का यूज कर रहा है। इसी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ही हाई रिजोल्यूशन जो है इमेजेस ये प्रोड्यूस करता है। 1 सेंटीमीटर तक के चेंजेस को भी ट्रैक कर सकता है। ये जो सैटेलाइट है इसको कहाँ पे प्लेस किया गया था? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में इसको प्लेस किया गया था। ठीक है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो होती है नॉर्मली सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ही उनको प्लेस किया जाता है। सिग्निफिकेंस इसका ये है कि पहला मेजर एक तरीके से अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है ये। किसके बीच में? इसरो और नासा के बीच में पहला मेजर अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन था ये। और ये पहली सैटेलाइट ऐसी है जिसने ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है, इसको सिविलियन पर्पस के लिए यूज किया है। इस टाइप का एक रडार है कि ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, बताया ना मैंने आपको, दो रडार सिस्टम इसमें यूज है। ठीक, तो यही यहाँ पे बोला है, ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार फॉर सिविलियन पर्पसेस। ठीक है, तो पहली सैटेलाइट ऐसी है जो कर रही है। इतनी बातें आपको इसमें पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन कोच टेस्टेड। ठीक है, टेस्ट किया गया। ये देखो, ये उसका वो है, प्रोटोटाइप है। अभी पेंट वेंट हुआ नहीं, इसलिए बड़ा गंदा लग रहा है वैसे ये क्या बोलते हैं, इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन कोच। देखो, जो इस ट्रेन को जो पावर मिलेगी वो हाइड्रोजन से मिलेगी। सिंपल सी बात, बस आपको इतना पता होना चाहिए। और ये कहाँ पे टेस्ट किया गया? इसको अभी टेस्टिंग ही हुई है इसकी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में है, यहाँ पे इसको टेस्ट किया गया है। बस इतना इसमें जानना चाहिए आपको। रिलायंस जियो लॉन्चेस जियो पीसी। देखो, ये है एक तरीके से, ये रिलायंस जियो ने एक नई चीज़ लॉन्च करी है जिसका नाम क्या है? जियो पीसी। जियो पीसी क्या है? एक तरीके से ये आपका क्लाउड बेस्ड वर्चुअल डेस्कटॉप है। ये एक्चुअली क्या करेगा, किसी भी टीवी को, सिंपल सी बात आप ऐसे समझो, कोई भी घर में जो टीवी लगी होती है ना, कोई भी अगर टीवी है तो ये इसको सीधे सीधे पर्सनल कंप्यूटर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, मतलब आप अपनी टीवी को, ऑब्वियस सी बात है, वो नई नई वैरायटी की टीवी होती है ना, स्मार्ट टीवी वगैरह, वो उस टाइप की होनी चाहिए। ये आपकी टीवी को पर्सनल कंप्यूटर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो जैसे आप पर्सनल कंप्यूटर पीसी यूज़ करते हो ना,
वैसे ही आप इस टीवी को भी पूरी तरह यूज़ कर सकते हो। बस इतना इसमें आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। तो ये किसने लॉन्च किया, नाम भी आपको जियो पीसी नाम है, और लॉन्च किसने किया है, रिलायंस जियो ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखो, कंसर्न ओवर फेक बायो स्टिमुलेंट इन एग्रीकल्चर। देखो अभी हुआ ये था जुलाई में, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उन्होंने कंसर्न रेज किया था कि ये जो फेक बायो स्टिमुलेंट हो रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं इस समय एग्रीकल्चर, हमारे इंडियन एग्रीकल्चर लैंडस्केप में बहुत ज़्यादा फेक बायो स्टिमुलेंट यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, जो कि कंसर्न की बात है। तो अब यहाँ से बस सिंपल सी बात आपको जो पता होनी चाहिए मेरे हिसाब से वो ये है कि बायो फर्टिलाइजर और बायो स्टिमुलेंट होते क्या हैं। देखो बस इतनी एक ही कॉन्सेप्ट आप समझ लो, यहीं पे बन सकता है क्वेश्चन। बायो फर्टिलाइजर जो होते हैं ना, नॉर्मली क्या करते हैं, सीधे फर्टिलाइजर क्या करेगा, सीधे जो प्लांट होगा उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फर्टिलाइजर खाद होती है ना, तो खाद क्या करेगा, ये अगर प्लांट है तो सीधे उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक। ये काम होता है फर्टिलाइजर का। बायो स्टिमुलेंट देखो नाम से स्टिमुलेट कर रहा है किसी चीज को, ठीक है, नाम से भी थोड़ा आप इंडिकेशन आपको मिल सकता है, स्टिमुलेट कर रहा है किसी चीज को। बायो स्टिमुलेंट एक्चुअली वो सीधे प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है, प्लांट को सीधे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, ये प्लांट की, जब आप बायो स्टिमुलेंट यूज करोगे प्लांट में, तो प्लांट की एबिलिटी को बढ़ा देगा ताकि वो न्यूट्रिएंट को बेटर तरीके से यूज कर सके, ठीक है। ये होती है बात बायो स्टिमुलेंट, मतलब वो प्लांट की एबिलिटी को बढ़ा देगा कि वो न्यूट्रिएंट जो है वो और अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर पाए। यही काम होता है बायो स्टिमुलेंट का। इतनी सी बात आपको इसमें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लैटम जीपीटी, ठीक है, चैट जीपीटी वगैरह, इस पर हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन कर लिया है। तो ऐसे ही जो 12 लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है ना, लैटिन अमेरिका, आप ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका है, ठीक है, ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका है, ठीक है। तो लैटिन अमेरिका यहाँ कहीं होता है ना, ये सब एरिया लैटिन अमेरिका में आता है। तो जो 12 लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं उन्होंने ये बोला है कि हम लोग अपना खुद का एक एआई लैंग्वेज मॉडल बनाएंगे, ठीक है। एआई लैंग्वेज मॉडल अपना बनाएंगे, मतलब वो एक ऐसा एआई सिस्टम बनाएंगे जिसको एलएलएम भी बोलते हैं हम लोग। मैंने आपको एलएलएम क्या होता है बहुत डिटेल में बताया है जून में, आप वहां जाकर रेफर कर सकते हो। तो ये लोग क्या करेंगे, एक अपना एलएलएम बनाएंगे, मतलब ये एआई सिस्टम क्या होगा, जो इनकी रीजनल लैंग्वेजेस होंगी, जो लैटिन अमेरिकन रीजन में जो लैंग्वेजेस यूज हो रही हैं, ठीक है, उनमें ये रिस्पॉन्स देने में, अंडरस्टैंड करने में, फिर रिस्पॉन्स देने में, उसमें ये सक्षम होगा। इतनी बात है ये। तो उसका नाम क्या है, लैटम जीपीटी नाम है, ठीक है। और ये देखो नाम है कई सारे, इसको आप एक बार देख लेना। ये जो इस समय जो न्यूज़ में चल रहे होते हैं ना, जैसे चैट जीपीटी, उसका डेवलपर कौन है, ओपन एआई है, पूछ सकते हैं आपसे। ग्रॉक का डेवलपर कौन है, एक्स एआई, ठीक है। लामा का कौन है, मेटा है। जैमनी का गूगल डीप माइंड है। क्लॉड का एंथ्रोपिक है। मिस्ट्रल का मिस्ट्रल एआई। बार्ड का गूगल है। अर्नी बॉट का कौन है, बाइडू है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बिट चैट ऐप लॉन्च। देखो बिट चैट एक ऐप लॉन्च करी है अभी। किसने लॉन्च करी इसको, जैक डॉर्सी ने। जैक डॉर्सी ने इसको लॉन्च किया। जो कौन है, ये को फाउंडर है ट्विटर के, ठीक है, ट्विटर को अब एक्स बोलते हैं। ये ट्विटर के को फाउंडर थे जैक डॉर्सी। उन्होंने अपना एक ये ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है बिट चैट ऐप। अब देखो ये जो बिट चैट ऐप है ना, ये एक्चुअली इस सिस्टम पे काम करता है। ये आपका जो काम करता है ब्लूटूथ मैश नेटवर्क में काम करता है। इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो आप किसी एक इवेंट में गए हो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और वहाँ पे एकदम से क्या हुआ कि जो मोबाइल इंटरनेट वगैरह था वो सब एकदम से ठप हो गया। कहीं पे मोबाइल इंटरनेट वगैरह आ ही नहीं रहा है, ठीक है, वाईफाई भी कनेक्शन नहीं है, मोबाइल इंटरनेट भी, सेलुलर डेटा भी नहीं चल रहा है। ऐसे केस में क्या होगा, ये जो सिस्टम है बिटचैट ऐप जो है वो क्या करेगा, जैसे मान लो आप ये हो, ठीक है, आपका दोस्त ये है, आपको इससे बात करनी है, चैट करनी है, तो ये क्या करेगा, आसपास जितने लोगों के फोन में ब्लूटूथ ऑन रहेगा, ये इन्हीं को पकड़ता हुआ सिग्नल, इन्हीं का सिग्नल पकड़ता हुआ ये मैसेज को आपके दोस्त के, जैसे आपके पास भी बिटचैट ऐप है और आपके दोस्त के पास भी बिटचैट ऐप है, तो क्या करेगा, ये आपने कोई मैसेज किया अपने दोस्त को, तो ये इन्हीं का जो ब्लूटूथ ऑन रहेगा ना, जो आसपास के लोगों का, किसी, अब भाई ऑब्वियस सी बात है ना, कुछ लोगों का तो ऑन रहेगा ही, जरूरी नहीं कि सबका ही ऑन हो, या फिर ये भी जरूरी नहीं कि किसी का भी ना ऑन हो। कुछ लोगों का ऐप उसमें ब्लूटूथ ऑन रहता है फोन में, तो ये क्या करेगा, इसी तरीके से जिसका भी ऑन रहेगा ना बीच में ब्लूटूथ, ये मैसेज को इसी पे हॉप करते हुए, यूज करते हुए, फॉरवर्ड करते हुए आपके दोस्त तक पहुंचा देगा। यही है पूरी कहानी इसकी। तो ये इस सिस्टम पे काम करता है। इसका नाम क्या है, बिटचैट ऐप, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेसर मिशन, ठीक है, नासा ने लॉन्च किया है इसको। किसने लॉन्च किया, नासा ने लॉन्च किया। पहली बात तो ये पता होना चाहिए। और इसका काम पता है क्या है, इसका काम सिंपल सा ये है, ये अर्थ की मैग्नेटिक शील्ड जो है ना, अर्थ की मैग्नेटिक शील्ड को ये स्टडी करेगा कि वो सोलर स्टॉर्म के अगेंस्ट, जो सोलर स्टॉर्म के अगेंस्ट होती है ना मैग्नेटिक शील्ड, उसके अगेंस्ट कितना प्रभावशाली है, ठीक है, ये इसका काम है।
ट्रेसर मिशन का ये काम रहेगा। नासा का ये मिशन है और ये एक तरीके से स्टडी करेगा कि अर्थ की मैग्नेटिक शील्ड अगेंस्ट सोलर स्टॉर्म जो होते हैं उसमें कितनी इफेक्टिव है। ठीक है, एक्चुअली होता है कि जो सोलर स्टॉर्म वगैरह आते हैं ना, ये सन से ओरिजिनेट होके आते हैं, और ये जो सेटेलाइट वगैरह होती है ना, जो सेटेलाइट वगैरह यूज़ होती हैं, उनके लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। इसीलिए ये चीज़ स्टडी करेगा ये कि कितनी इफेक्टिव अर्थ की मैग्नेटिक शील्ड है इससे प्रोटेक्ट करने में अपने आप को। ठीक। अच्छा, अगला वन लाइनर देख लेते हैं। अल कैपिटन ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है अभी यूएसए ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन हो गया? अल कैपिटन। ठीक। और यार ये थोड़ा सा गंदा ज़्यादा हो गया एक बट, हाँ। जियोसैट GW, ये अर्थ ऑब्जर्विंग सेटेलाइट। देखो ऊपर ही मैंने बताया था ना, निसार भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट थी, ये भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है। इसको किसने लॉन्च किया है? जापान ने लॉन्च किया है। कि इसका काम क्या होगा? ग्रीन हाउस गैसेज और वाटर साइकिल पे स्टडी करने के लिए। ठीक है। BSNL ने अभी इंडिया का पहला सिमलेस और फुल्ली इंडिजिनस 5G ब्रॉडबैंड सर्विस लॉन्च करी है। ठीक। अनंत टेक्नोलॉजी जो है, ये कंपनी है हैदराबाद की, जिसको अभी परमिशन मिल गया है। ये अब इंडिया की पहली प्राइवेट सेटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस हो जाएगी। ठीक है। देखो स्टारलिंक के बारे में मैंने आपको उसमें बताया था, आई गेस मई वाले महीने में बताया था स्टारलिंक के बारे में। ठीक है, वो पहली फॉरेन कंपनी है जो ये प्राइवेट सेटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस, इंटरनेट सर्विस देगी इंडिया में। ठीक है। वैसी अनंत टेक्नोलॉजी का ये इंडियन कंपनी है जो ये काम करेगी। ठीक है। स्विट्जरलैंड हैज़ अप्रूव द फर्स्ट मलेरिया मेडिसिन फॉर स्मॉल बेबीज। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए मलेरिया मेडिसिन अप्रूव करने, जो कि किसने बनाई? नोवार्टिस ने बनाई है। उसको अप्रूव कहाँ पे किया गया है? स्विट्जरलैंड में अप्रूव किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ICMR ने अभी कॉमर्शलाइज करने वाली एटफाल्कीवैक्स। ठीक है, एक वैक्सीन है ये, किसके अगेंस्ट? मलेरिया वैक्सीन है ये, इंडिजिनस, मतलब इंडिया की खुद की बनी हुई मलेरिया वैक्सीन है। इसका नाम क्या है? एडफेल्कीवैक्स नाम है। ठीक है, इसको कॉमर्शलाइज करने वाली है अभी। कॉमर्शलाइज का मतलब ये हुआ कि अब वो सीधे मार्केट में आने वाली है ये वैक्सीन। ठीक। इंडियाज मोस्ट एडवांस कम्युनिकेशन सॉरी इजराइल्स मोस्ट एडवांस कम्युनिकेशन सेटेलाइट ड्रोर 1 लॉन्च हुआ है। ठीक है, ड्रोर 1 नाम याद रखना, किसकी है ये? इजराइल की है। इसरो का प्लान ये है कि अपना स्पेस स्टेशन जो है 2035 तक, ठीक है, बनाएंगे, और मून मिशन कब तक भेजेंगे? एक और 2040 तक। Google has launched a special offer for Indian college and university students, giving them free access to Gemini AI Pro for 1 year। ठीक है, एक बार देख लो। उत्तर प्रदेश पार्टनर्स विद UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ यूपी ने पार्टनर किया है। किसके लिए? डिजास्टर रेजिलियंस बढ़ाने के लिए यूपी में। ठीक है, चलिए यहाँ पे साइंस एंड टेक खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। ओके, पहली न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। DRDO सक्सेसफुली टेस्ट प्रलय मिसाइल ट्वाइस। ठीक है, प्रलय मिसाइल को 2 बार DRDO ने अभी जुलाई में ही 2 बार प्रलय मिसाइल को 28-29, मतलब 2 दिन में 28 और 29 तारीख को 2 बार प्रलय मिसाइल को टेस्ट किया DRDO ने। ठीक है, और 2 बार इसलिए किया क्योंकि वो एक बार उसकी मैक्सिमम और एक बार मिनिमम रेंज टेस्ट कर रहे थे। ठीक है, कितनी मैक्सिमम रेंज? देखो ये इसकी एक्चुअली रेंज 150 से 500 किलोमीटर है, तो 150 मिनिमम हो गई, 500 मैक्सिमम हो गई। तो पहली बार में इन्होंने ये देखा होगा, मैक्सिमम रेंज ये वाली टेस्ट करी होगी, इतने दूर तक ठीक से कर पा रही कि नहीं, और एक बार मिनिमम रेंज देखा होगा। ठीक है, ओके। तो ये काम इसरो ने किया है, प्रलय मिसाइल को 2 बार टेस्ट किया था। अब इसमें ये जान लो आप, डेवलप किसने किया? ऑब्वियस सी बात है DRDO ने किया है। तो DRDO ने किया, DRDO की ही एक लैब है ये, रिसर्च सेंटर इमारत लैब, जो हैदराबाद में है। ठीक है, उसने किया था, और बाकी DRDO लैब्स के साथ मिलकर। तो इसीलिए देखो, अब इतनी डिटेल में तो पूछेंगे नहीं, मोस्ट वाली आपसे यही पूछ सकते हैं किसने डेवलप किया? तो DRDO ने। कहाँ से टेस्ट किया गया ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि उड़ीसा में है, वहाँ से इसको टेस्ट किया गया था। इसके फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मिसाइल काफ़ी यूजफुल, मतलब काफ़ी, एक तो यूनिक भी है और ऊपर से इसका यूज़ भी काफ़ी स्पेसिफिक है, इसलिए इसकी थोड़ी फीचर डिटेल में देखना। इंडिजिनियसली डेवलप DRDO ने बनाया, तो इंडिजिनियसली होगा, बिल्कुल सही बात है। रेंज आप इसका ढंग से करके जाना, शॉर्ट रेंज है ये, शॉर्ट रेंज की मिसाइल है, 150 से 500 किलोमीटर तक इसकी क्षमता है। ठीक है, क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है ये। अभी हम देखते हैं क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल होता क्या है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये। सरफेस टू सरफेस का मतलब क्या हुआ? जमीन से दागी जाएगी और जमीन पे ही जो टारगेट होगा उस पर ये हिट करेगी। ठीक है, ये होता है सरफेस टू सरफेस मिसाइल। देखो पर्पस क्या है इसका? इसका पर्पस ये है, ये प्रेसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी
इम्प्रूव करती है। ठीक है, ये बहुत ही प्रिसाइज तरीके से स्ट्राइक करती है, जिस भी टारगेट पे स्ट्राइक करना होगा ना ये बहुत ही प्रिसाइजली अटैक करेगी। नॉर्मली जो शॉर्ट रेंज मिसाइलें होती हैं वो काफ़ी प्रिसाइज होती हैं। ठीक है, तो ये इसकी खास बात है। अब देखो क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो दो टाइप की मिसाइलें होती हैं, मैंने आपको ये मई वाले उसमें भी बताया था, एक बार फिर से यहाँ बता देता हूँ ताकि ये थोड़ा पहले समझ में आ जाए। दो टाइप की मिसाइलें होती हैं, एक होती है जैसे मान लो ये सरफेस है, ठीक है, एक होगी आपकी बैलिस्टिक मिसाइल, ये ऐसे पैराबोलिक पाथ में जाती है। ठीक है, आपने यहाँ पे मिसाइल लॉन्च किया यहाँ से, ठीक, ऐसे ऐसे होते हुए पैराबोलिक पैराबोला बनाते हुए पैराबोलिक पाथ होती है, ये यहाँ पे टारगेट पे हिट कर देगी। ठीक है, होता, और एक होती है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल ऐसे जाती है। देखो बैलिस्टिक मिसाइल को बस एक इनिशियल थ्रस्ट देना पड़ता है, यहाँ से एक तरीके उसको पावर देना पड़ेगा, फिर वो अपने आप ऊपर जाएगी और वहीं से एक फिक्स्ड पाथ में आके यहाँ पे जो टारगेट होगा वहाँ पे हिट करेगी। तो इनिशियल बस थ्रस्ट देना होता है। अच्छा, ये बहुत ही ऊंचाई पे जाके फ्लाई करती हैं। ठीक है, काफ़ी ऊंचाई पे, अर्थ से काफ़ी ऊपर जाके ये फ्लाई करती हैं। इसीलिए क्या होता है, इनकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी की क्रूज मिसाइल की। क्रूज मिसाइल क्या होता है, वो अर्थ से बहुत ही चिपक के ऐसे जाएंगी, ठीक है, अपने टारगेट की तरफ। ठीक, इनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होता है। और इनमें क्या होता है, जैसे बैलिस्टिक में बताया ना मैंने आपको, किसी भी स्टार्टिंग में पावर दिया जाता है। क्रूज मिसाइल में ऐसा नहीं होता, उनको पूरे पाथ में पावर मिलती, थ्रस्ट मिलता रहता है, पावर मिलता रहता है। इस वजह से क्या होता है कि वो मैन्यूवर कर सकते हैं। ठीक है, अभी मान लो ऐसे लॉन्च किया था, बीच में मन आया कि नहीं नहीं इसको ऐसे ले जाते हैं, ठीक है, कोई सामने कोई दिक्कत आ गई तो ऐसे ले जाते हैं, तो वो अपना फाइट पाथ भी चेंज कर सकती हैं और टारगेट भी चेंज कर सकती हैं। ठीक है, तो ये होती है क्रूज मिसाइल। अच्छा, अब देखो जो क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल होती है ना, ये एक तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन ये क्या कोशिश कर रही है, ये एक तरीके से जो बैलिस्टिक मिसाइल की जो थोड़ी कमियां हैं उनको इम्प्रूव कर रही है। ठीक है, तो वो ऐसे इम्प्रूव कर रही है कि ये, मैंने आपको बताया जो ये बैलिस्टिक मिसाइल होती है काफी ऐसे ट्रैवल करती है, तो क्वासी बैलिस्टिक में इतने ऊपर जाकर नहीं करेगी, ये लोअर लैटिट्यूड, लोअर ऑल्टीट्यूड सॉरी, ठीक है, यहाँ से करती है, लोअर ऑल्टीट्यूड से ये फ्लाई करती है और इन फ्लाइट मैन्यूवरिंग भी कर सकती है। ये भी जैसे मैंने आपको बताया ना कि क्रूज मिसाइल फ्लाइट के बीच में ही मैन्यूवर, फ्लाइट पाथ वगैरह चेंज कर सकती है, तो क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल भी अपना बीच पाथ में अपनी ये चीज़ें चेंज कर सकती हैं। तो ये होता है क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, एक तरीके से ये कुछ हद तक बैलिस्टिक मिसाइल है और कुछ हद तक ये क्रूज मिसाइल के फीचर भी इनके अंदर है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको प्रलय मिसाइल के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखो इंडिया ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 ये दोनों मिसाइलें इनका टेस्ट किया था अभी जुलाई में। ठीक है, कहाँ से किसने कंडक्ट किया है टेस्ट, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने। कहाँ पे टेस्ट हुए थे, चांदीपुर उड़ीसा में पड़ता है, यहाँ पे टेस्ट हुए थे। ये दोनों की दोनों इंडिया की न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स हैं। ठीक है, तो एक तरीके से इंडिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए इन दोनों मिसाइल को टेस्ट किया गया था। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा ये फीचर्स पता होने चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी 2 जो है इसकी रेंज इतनी है 250 से 350, सरफेस टू सरफेस है ये भी। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल है ये भी। पेलोड कितना ये कैरी कर सकती है, वॉरहेड कितना कैरी कर सकती है, 500 kg। अग्नि 1 क्या है, ये भी शॉर्ट रेंज है लेकिन इसकी रेंज इससे ज़्यादा है, 700 से 900 किलोमीटर तक। सरफेस टू सरफेस ये भी है, बैलिस्टिक ये भी है, पेलोड 1000 kg तक ये कैरी कर सकते हैं वॉरहेड। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ये इंडिया के न्यूक्लियर ट्राइड को इन्हेंस करते हैं, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को, न्यूक्लियर अटैक कैपेबिलिटी को इंडिया के इन्हेंस करते हैं। न्यूक्लियर ट्राइड होता क्या है, देखो न्यूक्लियर ट्राइड एक सिंपल सी बात, ये फिनोमेना आप ये समझो, ये एक तरीके से एक कंट्री की ये कैपेबिलिटी डिनोट करता है कि वो 3 तरीके से न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर सकते हैं कि नहीं। ट्राइड का मतलब 3 चीज़ आ रही है ना इसमें, 3 तरीके से अगर कोई कंट्री अपने न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च कर सकता है तो बोला जाएगा कि न्यूक्लियर ट्राइड उसके पास है। पहला लैंड से, ठीक है, जमीन से, जैसे ये अग्नि पृथ्वी ऊपर मैंने देखा है ना, कोई सरफेस टू सरफेस है, मतलब जमीन से आप न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर सकते हो। ठीक, लैंड, तो ये क्या करेंगे, जमीन से लॉन्च होंगे और जमीन पे ही आके अटैक करेंगे। ठीक है, फिर एयर से, एयर से कैसे, मतलब एयरक्राफ्ट के थ्रू, एयरक्राफ्ट के थ्रू अगर न्यूक्लियर बम आप किसी लोकेशन पे गिरा रहे हो तो ये बोला जाएगा आपके पास एयर कैपेबिलिटी भी है न्यूक्लियर वेपन को करने की। तो इंडिया का कौन सा एयरक्राफ्ट है, मिराज 2000 जो एयरक्राफ्ट है वो न्यूक्लियर बम कैरी कर सकता है। और सी, पानी के अंदर, पानी के ऊपर से भी अगर आप करते हो तो इंडिया के पास जो न्यूक्लियर सबमरीन है ना, जैसे INS अरिहंत है, ठीक है, ये न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन है। ठीक है, तो हम पानी के अंदर से भी न्यूक्लियर वेपन छोड़ सकते हैं, इसीलिए इंडिया को न्यूक्लियर ट्राइड बोला जाता है। और न्यूक्लियर ट्राइड कंट्रीज कौन कौन सी है, सिर्फ 4 कंट्री है, USA, रशिया, चाइना और इंडिया, बस इतनी 4 कंट्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अस्त्र मिसाइल
फ्लाइट टेस्ट, देखो अस्त्र मिसाइल का फ्लाइट टेस्ट हुआ है। कहाँ से हुआ ये देखो, डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर अस्त्र मिसाइल का टेस्ट किया, किससे, सुखोई 30 MK-1 एयरक्राफ्ट से, ठीक है, उड़ीसा कोस्ट से। ये देखो ये फिगर में बना हुआ है, ये है आपका Su-30 MKI, सुखोई को शॉर्ट फॉर्म में सू बोलते हैं, Su-30 MKI, सुखोई 30 MKI से एयरक्राफ्ट से इसको लॉन्च किया गया। ये देखो यहाँ से निकल भी रही है मिसाइल, ठीक। और अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लो। अस्त्र मिसाइल बनाई किसने, डीआरडीओ ने बनाई है। ये है क्या, ये है BVRM, ठीक है, BVRM। ये क्या होता है अभी हम देखते हैं। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। रेंज कितनी है इसकी, 100 किलोमीटर तक है, ठीक है। डिजाइन टू डिस्ट्रॉय फास्ट एंड हाई मैन्यूवरिंग सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, ठीक है। ये एयर टू एयर मिसाइल है। देखो पहली बात तो ये समझ लो, एयर टू एयर मिसाइल। देखो अब चलो देख ही लेते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल होती क्या है। देखो नॉर्मली क्या होता है, इस टाइप की जो मिसाइल होंगी ना बियॉन्ड विजुअल रेंज, ये एक तरीके से, एक तो ऐसा होता है डॉग फाइट होती है जब दो एयरक्राफ्ट आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आप सामने वाले एयरक्राफ्ट को देख रहे हो, ठीक। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। बीवीआर में एम में क्या होता है कि आपने यहाँ से मिसाइल छोड़ी और सामने आपको नहीं, सामने आपको मतलब आंखों से नहीं दिख रहा है कि कहाँ पे एयरक्राफ्ट है जिस पे आपको अटैक करना है, ठीक है। वो काफ़ी दूर है, ठीक, ऐसा समझ लो कि वो काफ़ी दूर है, आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन आप क्या करोगे, रडार का यूज़ करोगे। रडार का जब यूज़ करोगे तो रडार, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, रडार में रेडियो वेव्स यूज़ होते हैं और वो एक तरीके से रडार में वो ट्रैक करोगे आप कि हाँ ये रहा सामने एयरक्राफ्ट, वो लॉक हो जाएगा। फिर आप यहाँ से ये मिसाइल छोड़ोगे, वो अपने आप जो टारगेट लॉक हुआ होगा उसको जाके हिट करेगा। तो ये होता है बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब यही होता है कि आप उसको देख नहीं सकते सामने, लेकिन वो आपने रडार और दूसरे सिस्टम का यूज़ करके आपने उसको ट्रैक किया, उसको लॉक किया और उस पर अटैक किया। तो ये होता है बियॉन्ड विजुअल रेंज। और एयर टू एयर मिसाइल का मतलब यही हुआ कि ये आप यहाँ पे एक अपने एयरक्राफ्ट से, मतलब एयर का मतलब आप एयरक्राफ्ट ऊपर हवा में से लॉन्च कर रहे हो ना, और एयर टू एयर, यहाँ भी एयर है, मतलब आप हवा से हवा में ही लॉन्च कर रहे हो, मतलब आप अपने एयरक्राफ्ट से किसी दूसरे एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए लॉन्च कर रहे हो। यही होता है एयर टू एयर। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इसमें ये भी देखो, तो डिजाइन टू डिस्ट्रॉय फास्ट एंड हाईली मैन्यूवरिंग सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। ऑब्वियस बात है ना, जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट होंगे वो इतनी स्पीड में जा रहे होंगे कि आप उनको अपने आसपास देख ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए इस टाइप के सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए BVRM यूज होता है, ठीक है। तो अस्त्रा जो है वो BVRM है। देखो यहाँ से उसको निकलते हुए दिखाया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट इरेजर टेस्ट। देखो इरेजर एक टेस्ट क्या है, ये एक्चुअली इरेजर जो है ना, इरेजर एक तरीके से ऐसे रॉकेट हैं जो कि एंटी सबमरीन रॉकेट होते हैं। एंटी सबमरीन मतलब आप ये फिगर में देखो, ये इंडिया की एक शिप है जिससे आप यहाँ पे इरेजर निकलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इरेजर जो है एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट जो है, ये इरेजर रॉकेट जो निकलता हुआ दिख रहा है ना आग के साथ, तो इरेजर रॉकेट है। ये आपकी शिप से निकलेगा और सामने कोई अगर सबमरीन होगी, सबमरीन ऑब्वियस बात है ना, पानी के अंदर वगैरह होती है, ठीक है, तो उनको डिटेक्ट कर पाना बहुत टफ होता है। उन्हीं सबको ये अटैक करने के लिए इरेजर जो रॉकेट है वो यूज होता है, ठीक है। तो ये इसका काम है इरेजर का, ठीक है। इसको कहाँ से इसको टेस्ट किया गया, INS कावरत्ती, कावरत्ती INS जो है उससे इसको टेस्ट किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। DRDO सक्सेसफुली टेस्ट UAV लॉन्च्ड मिसाइल ULPGM-V3। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अभी तक नॉर्मली क्या होता था कि जितने भी मिसाइल वगैरह होती थी वो एयरक्राफ्ट के थ्रू लॉन्च होती थी। ऊपर मैंने आपको अस्त्र दिखाया कैसे वो सुखोई से लॉन्च हो रही है। अब क्या है, मॉडर्न वॉरफेयर में ये UAVs का जो ड्रोन्स होते हैं ना, UAV ड्रोन्स, इनका यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब ओवर द टाइम हम लोग भी चाह रहे हैं कि भाई एयरक्राफ्ट तो महंगे भी होते हैं ना और हर जगह यूज़ भी नहीं किया जा सकते, लेकिन UAV सस्ते भी होते हैं और हर जगह यूज़ भी किया जा सकते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी वेपन सिस्टम है धीरे धीरे करके हम उनको इंटीग्रेट कर दें UAV से, ठीक है। ये देखो यहाँ सामने बना भी हुआ है, इसमें आप ध्यान से देखो, ये UAV ऊपर है और ये नीचे वहाँ से एक मिसाइल निकल रही है, ठीक है। तो हमारा यही पर्पज़ है कि धीरे धीरे करके अपने सारे वेपन्स को हम इंटीग्रेट कर दें UAV से, ताकि उनको UAV के थ्रू ही लॉन्च किया जा सके, ठीक है। जो नॉर्मली एयरक्राफ्ट के थ्रू लॉन्च होते थे, ठीक। तो उसी के अंतर्गत ये क्या है, जो ULPGM-V3 है, ठीक है, ये एक तरीके से प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल, UAV लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है, ठीक है। ये UAV से लॉन्च होता है, UAV से लॉन्च किया जाता है और प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, ठीक। तो यही इसकी खासियत है। इसको डेवलप किसने किया है, DRDO ने किया है। ट्रायल कहाँ पे हुआ, ये नेशनल ओपन एरिया रेंज कुरनूल आंध्र प्रदेश में हुआ। बाकी सिग्निफिकेंस का ही मैंने आपको बता दिया।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, आईएनएस तमल। आईएनएस तमल, देखो इंडिया और रशिया के बीच में एक डील साइन हुई थी। डील में ये बात हुई थी कि दो जो वॉरशिप होंगे ना, दो वॉरशिप इंडिया में बनाए जाएंगे और दो वॉरशिप रशिया में बनाए जाएंगे। ये डील साइन हुई थी और ऑब्वियस सी बात है रशिया इंडिया की इसमें हेल्प कर रहा था। ठीक है, वॉरशिप वॉरशिप एक तरीके से ऐसी शिप होती है ना जिसमें वॉर से रिलेटेड सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, मतलब वहाँ पे हर एक चीज़ वॉर में जो भी यूज़ होती है हर एक चीज़ में ये जो शिप होगी लैस होगी। ठीक है, तो अब इसमें हुआ ये था कि इंडिया ने इसके पहले ये आईएनएस तमल जो है ना, ये यही जो दो वॉरशिप रशिया जो इंडिया को प्रोवाइड करती है ना, उसी में से एक का नाम है तमल और एक इसके पहले रशिया दे चुका है इंडिया को जिसका नाम है तुशील। ठीक है, तुशील। तो ये दो वॉरशिप जो है ये रशिया इंडिया को दे रहा है। अब तमल क्योंकि बाद में अभी इस जुलाई में दिया गया, तो ओवरऑल बात ये है आईएनएस तमल एक बार इंडिया को जैसे ही रशिया ने दे दिया, अब इसके बाद इंडिया किसी भी फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी वॉरशिप बनाने के लिए, क्योंकि अब इंडिया पे खुद पे कैपेबिलिटी आ गई यहाँ से। इसके बाद आईएनएस तमल के बाद अब इंडिया कभी भी प्रोक्योरमेंट वॉरशिप का किसी फॉरेन कंट्री से नहीं करेगी, इंडिया खुद अपने वॉरशिप बनाएगी। क्योंकि देखो इसका जो एक लेग था वो ये था कि दो वॉरशिप इंडिया में बनेंगे, इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो रहा है। अब आगे जाके जो भी वॉरशिप बनेगी इंडिया में बनेगी। ठीक है, तो इंडिया को एक बार टेक्नोलॉजी मिल गई तो ऑब्वियस सी बात है क्यों वो किसी और से एक्सपोर्ट करेगी। ठीक है, तो ये बात थी और आपको इतना पता होना चाहिए आईएनएस तमल जो है वो एडवांस स्टेल्थ वॉरशिप है। ठीक है, स्टेल्थ वॉरशिप का मतलब स्टेल्थ का मतलब ये होता है कि इसको डिटेक्ट कर पाना, रडार वगैरह सिस्टम में जल्दी आती नहीं है, डिटेक्ट नहीं कर सकते आप उसको इतने आसानी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो आईएनएस निस्तार अभी कमीशन हुआ है, आईएनएस निस्तार को भी इंडक्ट किया गया है इंडियन नेवी में। आईएनएस निस्तार नाम है इसका। ठीक, अब देखो इसमें बात यह है कि ये इंडिया की पहली इंडिजिनस डाइविंग सपोर्ट शिप है। ठीक है, डाइविंग सपोर्ट शिप का मतलब क्या है, इसमें वो सारे इंस्ट्रूमेंट होंगे जिससे कि जो गोताखोर होते हैं ना, जो सी में जाके डीप सी में जाके किसी भी ऑपरेशन में, भाई रेस्क्यू ऑपरेशन हो सकता है इसलिए उन्होंने गोता लगाया हो, या फिर मान लो कि कुछ साइंटिफिक स्टडी करनी हो इसलिए किया हो, या फिर जो सबमरीन्स होती हैं। ठीक है, सबमरीन्स तो पानी काफ़ी अंदर जाके वो ऑपरेट कर रही होती है ना, तो उनमें भी कई सबमरीन्स होते हैं जो कई बार ट्रैप हो जाते हैं, उन लोगों को बचाने के लिए। तो ये एक तरीके से डाइविंग सपोर्ट शिप है, वही मैं आपको बता रहा हूँ, डाइविंग सपोर्ट शिप है जिसका नाम है आईएनएस निस्तार। और ये पहली इंडिजिनस है, मतलब इंडिया में पहली बार खुद की डेवलप करी ये डाइविंग सपोर्ट शिप जिसका नाम क्या है, आईएनएस निस्तार। किसने बनाया इसको, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया इसको। ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। ठीक, और इसी की एक और है आईएनएस निपुण, दो बननी है एक्चुअली, आईएनएस निस्तार बन गई, आईएनएस निपुण और बननी है, ये दो बन जाएंगी। तो ओवरऑल दो रहेंगी इंडिया के पास। अच्छा, ये देखो शिपयार्ड की अक्सर न्यूज़ में है, मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था, इनके नाम कहीं ना कहीं आ रहे हैं, तो इनको आपको ये एटलीस्ट ये जान लो कहाँ कहाँ पे। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में है, मजगांव डॉक कहाँ पे है, मुंबई में है, गार्डन रीच कहाँ पे, कोलकाता में है, गोवा शिपयार्ड, अब इन दोनों को याद करने की जरूरत नहीं है नाम से क्योंकि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, गोवा वास्को डिगामा गोवा, कोचीन कोची केरला में। तो बस ये ऊपर के तीन याद कर लो, अगर क्वेश्चन आता है तो आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड इंडिजिनस पोल्यूशन कंट्रोल वेसल लॉन्च। देखो दूसरा इंडिजिनस मतलब भारत में खुद का बना हुआ पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो वेसल है वो अभी लॉन्च हुआ है, उसका नाम क्या है, समुद्र प्रचेत। अब दूसरा है तो पहला भी कोई होगा, तो पहले वाले का क्या नाम था, समुद्र प्रताप था, जो कि अगस्त 2024 में लॉन्च हुआ था। अभी जो लॉन्च हुआ है उसका नाम है समुद्र प्रचेत। ठीक है, तो ये दो इंडिया के खुद के बने हुए पोल्यूशन कंट्रोल वेसल हो जाएंगे। पोल्यूशन कंट्रोल वेसल का मतलब ये हुआ कि अगर ओपन सी में या ओशन में कहीं पे भी ऑयल स्पिल होता है, बड़े बड़े टैंकर होते हैं ना ऑयल लेके जाते हैं, अक्सर आपने सुना होगा न्यूज़ में कि भाई टैंकर में से ऑयल जो है वो गिर गया पानी में और काफ़ी मरीन पोल्यूशन हुआ, काफ़ी वहाँ पे डैमेज हुआ, फिश वगैरह तैरती हुई दिख जाती हैं अक्सर। ठीक है, तो ये इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए जब ये ऐसा कुछ चीज़ होगा तो ये लोग उससे फाइट करेंगे मतलब कि वो ऑयल स्पिल वगैरह अगर हो रहा है तो वो साफ ऑफ करेंगे। ठीक है, तो इसी काम के लिए ये इनका मतलब मेन पर्पस होता है और इसका नाम क्या है, समुद्र प्रचेत। ठीक है, बनाया किसने इसको, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
फास्ट पेट्रोल वेसल अटल लॉन्च। ये देखो, ये ऐसा कुछ दिखता है, फास्ट पेट्रोल वेसल। अब ये फास्ट पेट्रोल वेसल का क्या होता है, देखो एफपीवी जब भी आप सुनोगे ना तो अक्सर वो देखना आईसीजी जो होता है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड, वो फास्ट पेट्रोल वेसल यूज करते हैं। ठीक है, अभी जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है ना, उसको एक्चुअली टोटल आठ आठ एफपीवीज बनाने हैं। ठीक है, उन 8 में से छठे नंबर का जो है वो यही है, अटल एफपीवी जो है ना, एफपीवी अटल जो छठे नंबर का वेसल है, जो अभी तैयार होके हैंड ओवर किया गया है आईसीजी को। ठीक है, अब जो फास्ट पेट्रोल वेसल होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आप जान लो। ये बहुत ही, एक पहली बात तो छोटे होंगे, ठीक है, फास्ट होंगे और एजाइल होंगे। ठीक है, मेनली यूज बाय नेवी एंड कोस्ट गार्ड। ठीक है, स्मॉल होंगे, छोटे होंगे, फास्ट होंगे और एजाइल होंगे। और इनका मेन पर्पस क्या है, क्विक रिस्पांस, जल्दी से जहां पे भी रिस्पांस करना है ना समुद्र में। ऑब्वियसली बात है, तट रक्षक है ना ये, एक तरीके तट रक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उनके लिए यूज हो रहा है। तो कहीं पे भी मान लो भाई पेट्रोलिंग करनी है आपको अपने इसकी कंटीजियस एरियाज की, जोन की जो होता है हर एक कंट्री का। ठीक है, उसमें आपको पेट्रोलिंग करनी है, देखना है कि हाँ भाई कोई क्रिमिनल इंडिया से भाग तो नहीं रहा है, या फिर मान लो स्मगलिंग और पायरेसी केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उन सब में इसका यूज़ होगा, रेस्क्यू और रिसर्च सर्च ऑपरेशन में। ठीक है, इन सब चीज़ों में, तो ये सब काम इसके होते हैं फास्ट पेट्रोल वेसल के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। MiG-21 टू रिटायर आफ्टर 62 ईयर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आ सकता है इससे क्वेश्चन। देखो MiG-21 जो इंडियन एयरफोर्स यूज़ कर रहा था, वो फाइनली अभी सितंबर 2025 में इसको रिटायर कर दिया जाएगा। मतलब आखिरी जो भी MiG-21 विमान होगा उसका अब यूज़ नहीं होगा इंडियन एयरफोर्स में। ठीक है, MiG-21 एक्चुअली रशिया से इंडिया ने खरीदे थे। प्रॉब्लम ये है MiG-21 के साथ कि आपको पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट भी इसमें होता था। ठीक, और अब इनको रिप्लेस किससे किया जा रहा है, जितने भी MiG-21 इंडिया में हैं उनको एक एक करके रिप्लेस किया जा रहा है LCA तेजस MK-1A से। LCA तेजस जो HAL ने बनाया है, जो इंडिजिनस है इंडिया का, अब MiG-21 की जगह ये सब यूज होंगे। ये भी सुपरसोनिक फाइटर जेट है। ठीक है, और LCA तेजस में जो इंजन यूज होता है वो GE एरोस्पेस का इंजन यूज होता है। ठीक है, अमेरिकन कंपनी है इसका इंजन, ये भी अभी न्यूज में चल रहा था, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो इंजन यूज होता है ना LCA तेजस MK में, वो GE एरोस्पेस का यूज होता है। देखो इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी MiG-21 की, ये इंडिया का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था, पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था इंडिया का MiG-21। ठीक है, देखो सुपरसोनिक मैंने आपको बताया ना कि इसकी जो स्पीड होगी, जो भी इस एयरक्राफ्ट की स्पीड होगी, वो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा होगी। ऐसे एयरक्राफ्ट को बोलते हैं सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन आर्मी इंडक्ट्स अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स। ये देखो अपाचे यहाँ पे बना हुआ है। बात यह है कि देखो इंडियन एयरफोर्स तो ऑलरेडी यूज कर रही है अपाचे। अपाचे एक्चुअली बोइंग बनाती है, बोइंग जो यूएस कंपनी है वो बनाती है। ठीक है, तो उन्होंने इंडियन खुद इंडियन एयरफोर्स यूज कर रही थी। अब क्या है, इंडियन आर्मी को भी जो मिलने थे 3 एयरक्राफ्ट वो मिल गए हैं, तो अब इंडियन आर्मी भी इनको यूज करेगी। ये एक तरीके से मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर होते हैं। जो अपाचे हैं वो मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है। मल्टी रोल का मतलब ये है कि उनका आप यूज ट्रांसपोर्ट में भी कर सकते हो, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, कॉम्बैट में, लड़ाई में भी। ठीक है, सामने से 2 एयरक्राफ्ट के बीच में लड़ाई करनी है, देखो यहाँ पे गन लगी हुई है। ठीक है, या फिर ऊपर से नीचे ज़मीन पे अटैक करना है, वहाँ भी कर सकते हो, रेस्क्यू मिशन में भी यूज़ कर सकते हो। तो मल्टीपल यूज़ है। मेन बात वही है कि सिविलियन और मिलिट्री दोनों पर्पस में यूज़ हो सकते हैं। इस टाइप का ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है ये। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ऑपरेशन महादेव इंपॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि जो पहलगाम अटैक हुआ था उसमें जो 3 आतंकवादी थे जो रिस्पॉन्सिबल थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी बोला कि हमने उन तीनों को एलिमिनेट कर दिया है इसी ऑपरेशन के अंतर्गत, जिसका नाम है ऑपरेशन महादेव। इसको लॉन्च, ये तीनों आतंकवादी किस ऑर्गेनाइजेशन के थे, लश्कर ए तैयबा के थे। ठीक है, और लॉन्च किसने किया था ये ऑपरेशन, इंडियन आर्मी ने किया था, इन कोऑर्डिनेशन विद किसके साथ मिलकर, CRPF, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के साथ, और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ। 3 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर किया था ये चीज़। ठीक है, ऑपरेशन काला नमी, ये बड़ा अच्छा ऑपरेशन है, नाम बहुत यूनिक है। देखो काला नमी एक राक्षस था, हिंदू मैथोलॉजी में एक राक्षस था जो साधु का वेश बना के आता था और लोगों को वो करता था, मिसलीड करता था, चीट करता था, मिसलीड करता था, उनसे गलत काम करवाता था। ठीक है, उसी के नाम पे ये ऑपरेशन काला नमी
लॉन्च किया उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। ये एक पुलिस ऑपरेशन है, ये देखो यहाँ फोटो में ही दिख रहा है, ये दो साधु के वेश में है और साथ में पुलिस के वो पर्सनल खड़े हैं। इसमें बस वही काम है कि जो लोग फेक सेंट बन के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, फेक सेंट या स्पिरिचुअल लीडर बन के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उन लोगों को अरेस्ट करना है। ठीक है, ये काम था इसका ऑपरेशन का। डिजिटल अरेस्ट, ये काफ़ी वर्ड आपने बार बार न्यूज़ में सुना होगा। ठीक है, एक तरीके का साइबर फ्रॉड है जिसमें सामने से आपके पास एक कॉल आएगी। ठीक है, एक कॉल आएगी या फिर कोई आपसे कांटेक्ट करने की किसी भी किसी भी इंटरनेट के माध्यम से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा और ये बोलेगा, इम्पर्सनेट करेगा कि भाई वो पुलिस से या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर या तो वो पुलिस से है या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है। ठीक है, और आपके अगेंस्ट कोई वो क्रिमिनल चार्ज बताएगा फेक। ठीक है, आपके या फिर आपके परिवार वालों के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल चार्ज बताएगा कि भाई ऐसे ऐसे ये फंस गए हैं इसमें, तो अगर आप उनको छुड़ाना चाहते हो तो इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यही है डिजिटल अरेस्ट। संचार साथी ऐप नाउ लॉन्च इन 2022। देखो ये जो ऐप था ना संचार साथी, ये जनवरी 2025 में लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन पहले ये बहुत कम लैंग्वेजेस में था। अब इसको बढ़ा के 22 लैंग्वेजेस में लॉन्च किया गया है। ठीक है, और संचार साथी एक्चुअली एक तरीके से जो साइबर फ्रॉड होते हैं ना, उनसे लड़ने के लिए ऐप लॉन्च किया गया था, खास करके रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि केसेस भी ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे जनता वल्नरेबल भी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे साइबर फ्रॉड से लड़ने के लिए संचार साथी ऐप लॉन्च किया गया। तो इसमें एक्चुअली बहुत सारे फीचर हैं साइबर फ्रॉड से लड़ने के लिए, जैसे कि आप रिपोर्ट कर सकते हो कोई भी, अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है तो चक्षु फीचर एक होता है, वहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हो। इसी फीचर में ये भी होता है कि अगर कोई सस्पिशियस आपको कॉल या मैसेज आ रहा है, आप वहाँ जाकर रिपोर्ट कर दो। ठीक है, आपका कोई अगर मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया है, ठीक है, तो आप उसके भी ट्रैक कर सकते हो या उसको ब्लॉक करवा सकते हो। ठीक है, ये सब फीचर इसमें संचार साथी ऐप में, ऐसे बहुत सारे फीचर है साइबर फ्रॉड से लड़ने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बैटलफील्ड टूरिज्म इन डोकलाम एंड चोला। ठीक है, ये दो जगह डोकलाम और चोला दोनों कहाँ पे पड़ती हैं, सिक्किम में पड़ती हैं। यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने बोला कि हम यहाँ पे बैटलफील्ड टूरिज्म यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे या स्टार्ट करेंगे। देखो सिर्फ ऐसा नहीं कि यहीं पे हो रहा है, एक्चुअली इंडिया ने एक इनिशिएटिव लॉन्च करी थी, भारत रणभूमि दर्शन इनिशिएटिव। ठीक है, वही बैटलफील्ड टूरिज्म का हिंदी में अगर अनुवाद करोगे तो वो रणभूमि दर्शन एक तरीके से निकल के आता है। तो भारत रणभूमि दर्शन इनिशिएटिव 2025 में ही लॉन्च हुई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसमें यह है कि 77 शौर्य गंतव्य वेलर साइट, ऐसी साइट्स जो बैटलफील्ड वाली जो साइट्स होंगी, 77 ऐसी ओवरऑल पूरे इंडिया में साइट होंगी जहाँ पे जनता को, खास करके ये एक्चुअली मोस्टली बॉर्डर एरियाज में ही होती है। तो पहले क्या था, बॉर्डर एरियाज को इससे एक्सक्लूड किया गया था, लेकिन अब क्या है, बॉर्डर एरियाज को भी इंक्लूड किया गया कि ठीक है, बॉर्डर एरियाज पे भी अगर कुछ ऐसी साइटें हैं जहाँ पे मतलब लड़ाई, जैसे मान लो इंडिया चाइना के बीच में डोकलाम में लड़ाई हुई थी, तो वो जो साइट होगी ना डोकलाम की, वहाँ पे लोगों को ले जाया जाएगा, वहाँ पे फिर दिखाया जाएगा कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे लड़ाई हुई थी, यहाँ पे हमारी चेक पोस्ट थी, वहाँ पे उनकी चेक पोस्ट थी। तो ये सारी चीज़ें इसमें इस टाइप से होती है। ठीक है, तो एक तरीके से जनता को, भाई आप टूरिज्म भी बढ़ा रहे हो उस एरिया में, जनता अवेयर भी हो रही है, उनको भी अपने मतलब जो डिफेंस की जो लिगेसी वगैरह है, हमने कहाँ पे कैसे लड़ाई करी है जनता को, उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इसके साथ साथ जो लोकल्स हैं वहाँ पे टूरिज्म भी प्रमोट हो रहा है, इसलिए लोकल्स का भी फायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके से इसी टाइप से ये जो स्कीम है काम करेगी। तो उसी के अंतर्गत डोकलाम और चोला में भी ये बैटलफील्ड टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए थी इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, ये कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि न्यूज़ में थे, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हिजबुल्लाह, हिजबुल्लाह का नाम आप अक्सर सुनते होंगे, ये लेबनान और सीरिया इन दो जगह पे ऑपरेट करता है। हाउतीज़ यमन में ऑपरेट करते हैं। हमास कहाँ करता है, गाज़ा स्ट्रिप पैलेस्तीन में करता है। बोको हराम कहाँ करता है, ये नाइजीरिया, लेक चाद रीजन स्पेशली नाइजीरिया यहाँ पे करता है। तालिबान तो भाई पता ही है सबको, अफगानिस्तान में अब टेररिस्ट बोलना भी थोड़ा सा टफ हो जा रहा है क्योंकि वो एक तरीके से रूल कर रहे हैं वहाँ पे। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद, ये दोनों पाकिस्तानी बेस्ड हैं और इंडिया के अगेंस्ट ये लोग अटैक करते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। अल शादाब कहाँ पे, सोमालिया और केन्या में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइजेज देख लेते हैं जो इस महीने न्यूज़ में थी। बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। ये कहाँ पे हुई, जोधपुर में हुई है। ठीक है, लोकेशन इसकी देख लेना। सिम्बेक्स इंडिया सिंगापुर नेवी, देखो बोल्ड कुरुक्षेत्र आर्मी के बीच में होती है, सिम्बेक्स नेवी के बीच में होती है। इंडिया सिंगापुर की नेवी के बीच में सिम्बेक्स होता है। ये कहाँ पे, ये सिंगापुर में हुआ है, इसलिए लोकेशन एज इट इज पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट वो जानने की जरूरत नहीं, बस सिंगापुर याद कर लो। तलिस्मान सवरे
2025 ये मल्टीलैटरल, मतलब बहुत सारी कंट्रीज में इन्वॉल्व है, 19 नेशंस इंक्लूडिंग इंडिया भी थी उसमें से, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब होती हैं। ये कहाँ पे हुई? सिडनी में हुई है, ठीक, ऑस्ट्रेलिया में। फिर देखो जामाटा, ये इंपॉर्टेंट है। जामाटा 2025 ये इंडिया और जापान की जो कोस्ट गार्ड्स हैं इनके बीच में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चेन्नई में। ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, जामाटा। भारत एनसीएक्स, ठीक है, ये किसने ऑर्गेनाइज किया? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, दोनों मिलकर इसको किया था। ये एक तरीके साइबर सिक्योरिटी ड्रिल है, बस इतना जान लो, साइबर सिक्योरिटी ड्रिल है ये भारत एनसीएक्स। प्रचंड शक्ति ड्रिल, इसको इंडियन आर्मी ने किया, इंपॉर्टेंट है ये। प्रचंड शक्ति ड्रिल ये इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया। कहाँ पे किया? मेरठ में किया था, ठीक है। और ये एक्चुअली ये दिखाने के लिए किया था कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है ना, जैसे ड्रोन्स हैं, एआई टूल्स हैं, ये कैसे इंडियन आर्मी की जो आगे की जो फ्यूचर वॉरफेयर है उनमें लड़ने में इंडियन आर्मी की क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसी चीज़ को शोकेस करने के लिए ये जो ड्रिल था ये हुआ था मेरठ में। इंपॉर्टेंट है ये, ओके। चलिए वन लाइनर देख लेते हैं। ऑपरेशन शिवा, देखो ऊपर अभी जो हमने बात की थी वो ऑपरेशन महादेव था, इसलिए कंफ्यूज मत हो ना। वो जो पहलगाम टेररिस्ट को एलिमिनेट करने के जो लॉन्च किया गया था वो ऑपरेशन महादेव था। ये है ऑपरेशन शिवा, ठीक है। ये इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था ताकि जो अमरनाथ यात्रा होती है ना जम्मू कश्मीर में, वो सेफली कंडक्ट हो सके, इसलिए ये लॉन्च किया था। ऑपरेशन मेडमैक्स, बड़ा अच्छा नाम है, मेडमैक्स, ठीक है। इसको किसने लॉन्च किया था? नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लॉन्च किया था। उसका काम क्या था? इसमें किया क्या गया? जो इलीगल मेडिसिन ट्रेड होता है, इलीगल मेडिसिन ट्रेड, उसको स्टॉप करने के लिए। मेड मैक्स, देखो मेड से मेडिसिन हो गया ना, तो ऐसे याद कर लेना इसको। गजब बॉम्ब, तुर्की ने ये अभी एक बॉम्ब अपना लॉन्च किया और बोला है कि हमारा सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर वेपन है, मतलब न्यूक्लियर वेपन नहीं है, नॉन न्यूक्लियर वेपन, सबसे पावरफुल नॉन न्यूक्लियर वेपन हमारा है ये। आईएनएस तबर, ठीक है, ये एक्चुअली इंडियन एक वो है शिप है आईएनएस तबर, जिसने क्या किया था, एक ये शिप थी MT वाई चैंगसी, ठीक है, इसमें आग लग गई थी, तो उसको आग से बचाने में ये शिप यूज हुआ था। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बस एक बार तबर याद कर लेना, अगर आ गया तो ठीक हो जाएगा। देखो इसी की बात मैं कर रहा था, जनरल एयर्स पे जो हमारे LCA तेजस MK1 एयरक्राफ्ट है ना, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो HAL बनाती है, तो उसमें जो इंजन यूज़ होता है वो ये GE एयरोस्पेस का इंजन यूज़ होता है, जिसका नाम है GEF404 इंजन, ठीक है। ये अभी एक्चुअली HAL को रिसीव हुआ है, इसीलिए न्यूज़ में चल रहा था। रिफ्यूजी क्राइसिस चल रही है इस समय मिजोरम में, ठीक है। म्यांमार का जो चिन स्टेट है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस समय इंस्टेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, इस वजह से बहुत सारे माइग्रेंट जो हैं वो माइग्रेट करके मिजोरम में आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे रिफ्यूजी क्राइसिस चल रही है। उदयपुर फाइल एक मूवी है जो कि 2022 में एक जो टेलर था उदयपुर में, कन्हैया लाल, उसकी हत्या कर दी गई थी, उसके ऊपर बनी है। तो इसमें एक्चुअली कम्युनल क्लैशेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए इसको लेके काफ़ी बवाल चल रहा है, तो थोड़ा सा इसका बस नाम पता होना चाहिए आपको, ओके। ओके, नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं, गवर्नमेंट स्कीम, पॉलिसीज़ एंड इनिशिएटिव। देखो पहली स्कीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बड़ी स्कीम है, इसीलिए इसको थोड़ा अच्छे से देखना। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ठीक है, ये अभी लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने। ये जो स्कीम है ये इंस्पायर हुई है नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से, ठीक है। जैसे 112 डिस्ट्रिक्ट में ये लॉन्च हुआ था ना, वैसे ही ये जो स्कीम है ये 100 डिस्ट्रिक्ट में जो अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है ना एग्रीकल्चर में, अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट, जैसे ये 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट थे उन पे था, वैसे ये 100 अंडर परफॉर्मिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं एग्रीकल्चर में जो अंडर परफॉर्म करते हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स में ये लॉन्च हो रही है। इसीलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने डिस्ट्रिक्ट, ओवरऑल 100 अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च होगी ये, ठीक है। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए। इसका एम क्या है? ये सिंपल सी बात हुई, ये इंप्रूव करना है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर। अब इसमें तो क्या ही आप करोगे, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर मतलब वही जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर होते हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, लाइव स्टॉक रियरिंग हो गया, फिशरी हो गया, ये सब एलाइड सेक्टर में आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को इंप्रूव करना है 100 डिस्ट्रिक्ट में, वही इसका ऑब्जेक्टिव है। कि फोकस एरिया क्या होंगे, अब इंप्रूव कैसे हो, सारी अच्छी अच्छी बातें इसमें लिख दो या समझ जाओ उसको सारी। ये एक्चुअली मेंस में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है। इरिगेटिव बढ़ा, ठीक है, एक बार प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्रॉप डाइवर्सिफाई करेंगे, अलग अलग टाइप के क्रॉप लगाया जाएगा, क्रेडिट एक्सेस बढ़ा दिया जाएगा फार्मर, तो सारी अच्छी अच्छी बातें इसमें आ जाएंगी।
ये जो सेलेंट फीचर है ये थोड़ा अच्छे से देखना। पहली बात ये है कि इसमें जो एम है वो है कि 1.7 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट प्रोवाइड करना है 100 अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कितना बजट एलोकेट किया जा रहा है इसमें? 24,000 करोड़ एनुअली एलोकेट किया जाएगा अगले 6 साल के लिए। 2025-26 की जो फाइनेंशियल साइकिल होगी वहाँ से स्टार्ट होगा ये अगले 6 साल के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एनुअली है, ये ओवरऑल नहीं है, एनुअली है ये। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो एक मिनट, 36 जो कंसोलिडेट जो सॉरी 36 जो एग्रीकल्चर की एग्जिस्टिंग स्कीम्स है ना, 36 जो एग्रीकल्चर की एग्जिस्टिंग स्कीम्स है उनको कंसोलिडेट करके मतलब इसने सबज्यूम कर लिया एक तरीके से। ठीक है, और ये स्कीम देखो बड़ी बड़ी स्कीम थी जिनको सबज्यूम किया है, प्रधानमंत्री किसान, पीएम किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस टाइप की बहुत सारी स्कीमें थी, 36 स्कीमें जो है टोटल, उनको इसने सबज्यूम कर लिया है। ठीक है, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा? इम्प्लीमेंट करने का भी ये आपको पता होना चाहिए। देखो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर पहली बात तो इसको लॉन्च किया है, तो इसको इम्प्लीमेंट भी यही करेगी। 3 टियर एक स्ट्रक्चर बनाया गया है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। पहला उसमें लेवल है नेशनल लेवल ओवरसाइट बॉडी। ठीक है, नेशनल लेवल पे एक बॉडी बनेगी जो पूरे इस स्कीम के अंतर्गत जो चीज़ें हो रही हैं उस पर ओवरसाइट मेंटेन करेगी। फिर स्टेट लेवल पे क्या होगा? नोडल कमिटीज़ बनेंगी। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट धन धान्य समिति बनेगी। डिस्ट्रिक्ट धन धान्य समिति बनेगी और इसको कौन चेयर करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। आपको कंफ्यूज करने के लिए मेयर दे सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई दूसरे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या ऐसे करके सीडीओ दे सकते हैं। ठीक है, तो अब कंफ्यूज मत हो ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होगा वो इस कमेटी को चेयर करेगा। ठीक है, और ये जो समिति होगी, ये समिति का क्या काम होगा? ये एक डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटी प्लान बनाएगी, एक ही प्लान बनाएगी। ठीक है, इतनी बात इसमें आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूनियन गवर्नमेंट लॉन्चेस अदिति स्कीम फॉर एमएसएमईज। एमएसएमई के लिए अदिति स्कीम लॉन्च किया। देखो इसका सिंपल सा पर्पज ये है कि जो एमएसएमई सेक्टर में जो पावर का इस्तेमाल हो रहा है ना भाई, हर एक जगह पे जो भी आपकी इंडस्ट्री होगी सब जगह पे पावर का तो यूज़ होगा ना, तो ये एक तरीके से ये करना चाह रहे हैं कि पावर जो है वो एफिशिएंटली यूज़ हो और ग्रीन टेक्नोलॉजी के थ्रू पावर यूज़ हो। मतलब सोलर वगैरह लगा दो ताकि वो इन्वायरमेंट ज़्यादा इम्पैक्ट ना कर रही हो। ठीक है, और एफिशिएंट ज़्यादा बनाओ उनको, ताकि भाई एफिशिएंट बनाओगे तो ऑब्वियसली बात है उनका बिजली का खर्चा भी कम होगा ना। ठीक है, तो यही इसका मेन एम है कि एक तरीके से जितने एमएसएमईज यूनिट हैं उनको ये एक तरीके से एफिशिएंट बनाना है ताकि वो पावर कंजप्शन एफिशिएंटली यूज़ कर सकें पावर अपने यूनिट्स में। ठीक है, और उसके साथ साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करें, जैसे सोलर पैनल वगैरह लगा दिया गया वहाँ पे सेटअप। ठीक है, सोलर पैनल लगा दिया गया तो अब इलेक्ट्रिसिटी जो एमएसएमई जो यूज़ कर रही है वो सीधे सोलर पैनल से यूज़ करेगी। ठीक, ये है इसमें बात। अच्छा, तो इसमें कितना पैसा अलॉट किया गया? 1,000 करोड़ इसमें अलॉट किया गया। प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी इन एमएसएमईज। ठीक है, कहाँ से लॉन्च किया गया? ये पानीपत हरियाणा। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पानीपत में होगा ये लॉन्च। ठीक है, इसका मतलब ये है कि लॉन्च यहाँ से हुआ है बस, पानीपत से। ठीक है, लॉन्च, और ये कई जगह पे और इसको वो किया जाएगा। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको अच्छे से देखना। बीईई, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, बीईई इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता ही दिया। फाइनेंशियल सपोर्ट टू एमएसएमई थ्रू इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन लोन। फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे एक तरीके से, ये फाइनेंशियली एमएसएमई को सपोर्ट करेंगे, एमएसएमई यूनिट को सपोर्ट करेंगे ताकि वो ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज़ करें। मतलब फॉर एग्जांपल वो अपने यहाँ पे सोलर पैनल लगा सकें, और ये लगा सकें इसीलिए इनको क्या किया जाएगा, एक तरीके से उनको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे दिया जाएगा? इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन लोन। इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन लोन क्या होता है? देखो सिंपल से ऐसे समझो कि मान लो किसी एमएसएमई यूनिट ने लोन लिया। ठीक है, गवर्नमेंट उसने बैंक से लोन लिया। ठीक है, और 9% ब्याज दर थी उस पर, 9% इंटरेस्ट देना था। ठीक है, लोन लिया, लोन पे इंटरेस्ट देना होगा ना, 9% इंटरेस्ट देना था। गवर्नमेंट क्या करेगी? इंटरेस्ट सबवेंशन में क्या होती है? गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है आपको 9% देना था, 2% हम दे देंगे, 2% हम दे देंगे। ठीक है, गवर्नमेंट बोल देगी 2% हम दे देंगे, तो कितना बचा अब इसमें से? 7% बचा। मतलब अब उनको सिर्फ 7% देना, जो भी एमएसएमई यूनिट ने जो लोन लिया होगा उसको सिर्फ 7% उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यही होता है इंटरेस्ट सबवेंशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम लॉन्च, आरडीआई स्कीम जिसको बोलते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, आरडीआई स्कीम लॉन्च है। किसने लॉन्च किया? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया इसको। ठीक है, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम। इसका काम क्या है? ये एक तरीके से जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको इनकरेज कर रही है। ये जो स्कीम है ये क्या करेगी? प्राइवेट कंपनीज को इनकरेज करेगी कि वो
और ज़्यादा रिसर्च और इनोवेशन करें, ठीक है, रिसर्च और इनोवेशन और ज़्यादा करें, खास करके सनराइज इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। सनराइज इंडस्ट्रीज़ की जो प्राइवेट कंपनीज होंगी उनको ये और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे कि भाई आप और ज़्यादा रिसर्च एंड इनोवेशन करो। भाई जितना ज़्यादा रिसर्च एंड इनोवेशन करेंगे उतना ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, उतना ही अच्छे लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। जब प्रोडक्ट अच्छे बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है इनके सामान की डिमांड ज़्यादा होगी। जब इनके सामान की डिमांड ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है इनकी कंपनी एक्सपैंड करेगी, क्योंकि पैसा ज़्यादा जनरेट करेगी। जब ये पैसा ज़्यादा जनरेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो पूरी एक चेन है ये इसीलिए क्या कर रहे हैं, R&D बढ़ाने के लिए प्राइवेट कंपनीज में ये सपोर्ट करेंगे, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे सपोर्ट करेगा? बाय प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, टू सच कंपनीज एट लो और नील इंटरेस्ट रेट। लॉन्ग टर्म में इनको लोन देंगे कि भाई ठीक है आपको रिसर्च और इनोवेशन करना है, ये लो पैसे हम दे रहे हैं, ठीक है। इंक्यूबेशन में जितना भी समय लग रहा है उसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम पैसे आपको दे रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म्स में इन्वेस्ट करो और उस पर आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा या फिर बहुत ही कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बजट की टोटल बजट कितना है स्कीम का? 1 लाख करोड़ है। सनराइज इंडस्ट्री क्या होती है भाई? न्यू एंड फास्ट ग्रोइंग सेक्टर, नया और बहुत स्पीड में बढ़ने वाला सेक्टर जो होता है जिसका बहुत ज़्यादा फ्यूचर पोटेंशियल हो। और ये लोग एडवांस टेक्नोलॉजी भी यूज़ करते हैं और नए मार्केट भी जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे कई सारे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, देखो काफ़ी ज़्यादा आपको पता होगा ना, ईवी का काफ़ी ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है, फ्यूचर पोटेंशियल है, ये सब चीज़ उसमें आ जाती हैं, ठीक है। सारे एग्जाम्पल आप देख लेना एक बार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिजी लक्ष्मी स्कीम, डिजी लक्ष्मी स्कीम लॉन्च इन आंध्र प्रदेश। देखो डिजी लक्ष्मी स्कीम ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक तरीके से ये एक डिजिटल कियोस्क होता है। पीछे देखो ये डिजिटल कियोस्क रखा हुआ है, ठीक है, एटीएम कियोस्क भी इसको बोलते हैं। देखो इसमें होता क्या है डिजिटल कियोस्क में, पहले आप समझ लो होता क्या है डिजिटल कियोस्क। ये एक तरीके से स्मॉल सर्विस सेंटर होते हैं, छोटे छोटे सर्विस सेंटर। देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये एक शॉप की तरह काम करते हैं। और यहाँ पे क्या होगा कि जो जनता है अगर वो अपना कोई बिल पे करना चाह रही है, मान लो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना चाह रही है, गैस सिलेंडर का बिल पे करना चाह रही है, कोई भी बिल पे करना चाह रही है, तो यहाँ पे आके वो लोग अपना बिल पे कर सकते हैं। और इसको ऑपरेट कौन करेगा? इसको ऑपरेट करेंगे, अब डिजी लक्ष्मी स्कीम पे आ जाते हैं। जो डिजिटल कियोस्क के लिए है वुमेन, देखो आंध्र प्रदेश, पहली बात तो आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया ये डिजी लक्ष्मी स्कीम, ठीक है। और अर्बन पुअर वुमेन के लिए लॉन्च किया। और वहाँ पे भी इनका टारगेट कौन है? जो वुमेन एसएचजीज है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होंगी, जो अर्बन एरियाज में जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको ट्रेन किया जाएगा ताकि वो ये डिजिटल कियोस्क जो है इनको रन कर सकें, ठीक है। ये जो डिजिटल कियोस्क रहेगा ना, फोटो में आप देख रहे हो, यहाँ पे इसको जो रन करेंगी वो महिलाएं होंगी, जो एसएचजी जो रन कर रही होंगी वाली महिलाएं होंगी, वो इसको चलाएंगी। और यहाँ पे मैंने आपको बताया काम क्या होता है डिजिटल कियोस्क में। डिजिटल कियोस्क में यही है कि भाई यहाँ पे कुछ कंप्यूटर वगैरह और बाकी चीज़ें लगी रहेंगी जिसमें कि आके आप अपना बिल भर सकते हो, सर्टिफिकेट्स ले सकते हो गवर्नमेंट से कई सारे, ये सब काम। और आप मान लो कि आपको किसी गवर्नमेंट स्कीम के लिए अप्लाई करना है किसी को, तो आके वहाँ पे अप्लाई कर सकता है। इन सब चीज़ों में इनको ट्रेन किया जाएगा ताकि अगर जनता यहाँ पे आए तो ये लोग जो वुमेन एसएचजी जो उसको ऑपरेट कर रही होंगी वो उनको हेल्प कर सकें। ये पूरी कहानी डिजी लक्ष्मी स्कीम की। इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। देखो जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है? जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब ये होता है कि आपको, इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ डीएनए बेस, एटीजीसी, ठीक है। ये होते हैं डीएनए बेसेस एक किसी भी ऑर्गेनिज्म में, इनका एग्जैक्ट ऑर्डर क्या है यही फाइंड करना इसका काम होता है। जीनोम सीक्वेंसिंग इसी को बोलते हैं, ठीक है। और ये किया क्यों जाता है? एग्जैक्ट ऑर्डर जान के हम क्या क्या उखाड़ लेंगे? इसका सिंपल सी बात ये है ना कि ये आपको हेल्प करेगा कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, उन पे आप एक बार आपको इनका एग्जैक्ट ऑर्डर पता चल गया तो आप जेनेटिक डिसऑर्डर वगैरह पे स्टडी कर सकते हो। आप जान सकते हो भाई कि हाँ इसके बारे में, इस जो सामने इंडिविजुअल उसको जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं, या फिर उसको ऑफस्प्रिंग को हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों में इनका यूज़ होता है। तो पहला इंडिया का पहला ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग जो प्रोजेक्ट है वो किसने लॉन्च किया? ट्राइबल के लिए गुजरात में लॉन्च किया। फर्स्ट इंडियन स्टेट बन गया है जिसने ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और इसके अंतर्गत क्या होगा, जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन होगी उसमें इन्होंने कुछ डेटा इकट्ठा किया है, ठीक है। डेटा इकट्ठा कर लिया है। अब इसका यूज़ ऐसे आएगा, इसका यूज़ इतना आएगा कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ हेरिडिटी डिजीज, ठीक है। हेरिडिटी डिजीज जो होती है ना, जो ट्राइबल पॉपुलेशन थोड़ा ज़्यादा होती है, जैसे सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, ये ट्राइबल पॉपुलेशन थोड़ा ज़्यादा होती है। तो इन सब पे अर्ली उनको पहले ही डिटेक्ट किया जा सकता है क्योंकि आपके पास पहले से डेटा अवेलेबल है।
ठीक है, रेफरेंस डेटा अवेलेबल है, आप उसका यूज करके डिटेक्ट कर सकते हो उन सब चीज़ों को। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं, सहेली स्मार्ट कार्ड फॉर फ्री बस ट्रैवल। देखो दिल्ली में एक ये चलता था ना, पिंक टिकट सिस्टम चलता था, पिंक टिकट सिस्टम पहले चलता था, जिसमें कि फ्री बस ट्रैवल, जो गवर्नमेंट जो बस ट्रैवल थी वो फ्री थी वहाँ पे दिल्ली में। ठीक है, अभी क्या है, और ये एक्चुअली इसमें ऐसा था कि कहीं की भी औरत हो, कहीं की भी महिला हो, वो फ्रीली ट्रैवल कर सकती थी अगर उसके पास ये पिंक टिकट होता तो। लेकिन अब क्या है, अब ये दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है, सहेली स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो दिल्ली में रहने वाली जो औरतें होंगी और जो ट्रांसजेंडर होंगे, सिर्फ यही लोग एलिजिबल होंगे। ये इस टाइप का दिखता है, सिर्फ यही लोग अवेलेबल होंगे फ्री ट्रैवल के लिए। ठीक है, ये अंतर है इसमें, ये यहाँ सामने बना हुआ है, इस टाइप का दिखेगा ये। फर्स्ट स्टेट टू यूज फेस आईडी फॉर राशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत राशन शॉप होते हैं ना, राशन शॉप से जो लाभार्थी होंगे, बीपीएल कार्ड होल्डर, अंत्योदय कार्ड होल्डर, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग आएंगे राशन कार्ड, ये राशन शॉप पे राशन कार्ड दिखाएंगे, अपना अनाज ले जाएंगे, जो भी उनको है, 3 रुपये 2 किलो, 2 रुपये और 1 रुपये पे जो अनाज मिलता है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार क्या होता है कि भाई लीकेजेस की बहुत समस्या है, पता चल रहा है कि जो लाभार्थी नहीं है वो भी आके मजे लूट के यहाँ से फ्री में ले जा रहा है। ठीक है, तो अब इन सब चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें ऐसे स्टार्ट करी थी कि भाई फिंगरप्रिंट से भी, जैसे एक ये किया कि आप जब आओगे, लाभार्थी जब आएगा यहाँ पे राशन शॉप पे, तो उसको अपना थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा, फिंगरप्रिंट के बेसिस पे मतलब आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओटीपी के बेसिस पे आपको राशन कार्ड मिल सकता है, सॉरी ये राशन मिल सकता है, ओटीपी। ठीक है, आप मतलब जो भी लाभार्थी है उसके फ़ोन पे ओटीपी आएगा, वो अपना ओटीपी बताएगा, तब उसको राशन मिल जाएगा। तो ये, लेकिन अब इन सब चीज़ों में भी दिक्कत ये हो रही थी कि जैसे फिंगरप्रिंट, भाई जो लेबर क्लास का बंदा है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा मैनुअल वर्क करता है कि उसके कई बार क्या होता है, हाथ वाथ में से ना जो उसके फिंगरप्रिंट की जो रिजेस होते हैं वो मिट जाते हैं। ठीक है, कई बार क्या, तो बहुत एजेड है, उसके भी रिजेस ठीक से चेंज हो गए या फिर ठीक से नहीं आ पा रहे हैं, तो फिंगरप्रिंट मिसमैच हो जा रहा है, ऐसी ओटीपी फेलर हो जाता है, कई बार भी नेटवर्क नहीं आ रहा है ढंग से। तो ये सब समस्याएं आई थी। तो अब एक नई चीज़ हिमाचल प्रदेश लेके आई है, फेस ऑफ जिसको बोलते हैं, फेस ऑथेंटिकेशन। देखो यहाँ पे आप फोटो में देखो कैसे, मतलब सामने फ़ोन से जो राशन कार्ड पे शॉप पे जब कोई आएगा, लाभार्थी आएगा, तो सीधे फ़ोन से ट्रैक करके उसके एक फ़ोटो खींची जाएगी और वहाँ से ऑथेंटिकेट हो जाएगा, हाँ ये लाभार्थी है, जेन्युइन लाभार्थी, उसको तुरंत वहीं पे मिल जाएगा राशन। ठीक है, तो ये लॉन्च करने वाला हिमाचल प्रदेश बन गया है पहला स्टेट। रेल वन ऐप लॉन्च किया है अभी इंडियन रेलवेज ने। देखो रेल वन ऐप नाम है, इसकी यूनिक बात यह है कि एक यूनिफाइड ऐप है, एक ही ऐप में सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, अभी तक क्या होता है, नॉर्मली जो पैसेंजर होते हैं और फ्रेट, ठीक है, जो मालगाड़ी वगैरह में क्या होता है, वो सामान आता है ना, वो फ्रेट ट्रांसपोर्ट होता है, पैसेंजर मतलब जनता जब आती है, तो इसके अलग ऐप होता था, इसके अलग ऐप होता था। अभी क्या है, रेल वन ऐप में ये सब इंटीग्रेट कर दिया गया है, एक ही ऐप में पैसेंजर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी होगी, फ्रेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी होगी। ठीक है, तो सारी रेलवे सर्विसेज को आप एक ऐप से एक्सेस कर सकते हो, सिंपल सी बात ये है। किसने लॉन्च किया इसको, इंडियन रेलवे ने किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तलाश इनिशिएटिव। देखो तलाश इनिशिएटिव जो है, इसको लॉन्च किया है नेस्ट, एक है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट नेस्ट, और यूनिसेफ, इन दोनों ने मिल के तलाश इनिशिएटिव लॉन्च किया है। किसके लिए, जो स्टूडेंट एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए किया है। इसका एम क्या होगा, इसका एम इन बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, लाइफ स्किल इनको सिखानी है। ठीक है, लाइफ सेविंग स्किल्स कई सारी होती हैं, वो सब चीज़ें इनको सिखानी, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, करियर गाइडेंस देना है, ये सब इसका एम होगा। ठीक है, महिला आरोग्यम कक्ष, ये देखो फोटो से एकदम क्लियर है, जैसे एक ऑफिस, गवर्नमेंट एक्चुअली महिला आरोग्यम कक्ष में क्या करेंगे, जो ऑफिस होते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफिस, उसमें कुछ स्पेस ऐसे होते हैं ना, जैसे मान लो कबाड़ रखा है, किसी काम में नहीं आ रहा है, ऐसे कोने पड़ा, तो उसको ठीक ठाक कर दो और वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ ऐसी प्रोवाइड कर दो फिटनेस की, जैसे ये ट्रेडमिल वहाँ पे लगा दिया। ठीक है, योगा फैसिलिटी कुछ कर दी, और ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन स्टाफ होगा। ठीक है, सिर्फ वुमेन स्टाफ जो होंगी उस ऑफिस की, सिर्फ उनके लिए होगा ये। तो ये महिला आरोग्यम कक्ष, ये ऐसा पहला महिला आरोग्यम कक्ष कहाँ पे भी इनॉग्रेट किया गया है, शास्त्री भवन न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
कैंपस मदर इनिशिएटिव, आईआईटी खड़गपुर ने ये कैंपस मदर इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत क्या है कि देखो, अक्सर आपने सुना होगा कि कॉलेजेस में जो बच्चे हैं वो कई बार डिप्रेशन में, लोनलीनेस की वजह से डिप्रेशन चले जाते हैं, या फिर पढ़ाई के लोड की वजह से डिप्रेशन चले जाते हैं। तो बस यही जो मेंटल हेल्थ की जो चीज़ें, इन्हीं सबको मतलब केटर करने के लिए ये एक कैंपस मदर इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत ये है कि जो भी कैंपस में वुमेन स्टाफ है, मान लो वुमेन स्टाफ है, या फिर मान लो जो कैंपस में फैकल्टी है उनकी जो वाइफ हैं, ठीक है, ये लोग वॉलंटियर कर सकती हैं, बोल सकती हैं ठीक है हम कैंपस मदर बनने को तैयार है, हमारा काम। एक बार अगर वो कैंपस मदर बनने को तैयार होती है तो उनको हल्की फुल्की ट्रेनिंग दे दी जाएगी कि कैसे इस टाइप के जो बच्चे होंगे उनको आप कैसे सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। यही है पूरी कहानी। अब इसमें कई लोगों की आपत्ति ये भी थी कि अब आप जब सोसाइटी पढ़ते हो तो सोसाइटी में वुमेन इश्यूज़ में एक टॉपिक आता है, मेंस में जब सोसाइटी पढ़ते हो तो वुमेन इश्यूज़ में एक टॉपिक आता है जेंडर स्टीरियोटाइप। तो एक्चुअली ये एक तरीके से जेंडर स्टीरियोटाइप का एक क्लासिक एग्जांपल भी है कि आप वुमेन को एक तरीके से ब्रांड कर रहे हो कि लविंग एंड केयरिंग, ठीक है, ये वाला जो ट्रेट है सिर्फ और सिर्फ वुमेन में हो सकता है। नो डाउट आप पॉजिटिव वे में इस चीज़ को वो कर रहे हो, ब्रांड कर रहे हो, लेकिन आप एक तरीके से जेंडर स्टीरियोटाइपिंग तो कर ही रहे हो। तो इसको लेके काफ़ी लोगों ने इस पर आपत्ति भी जताई थी कि ये ठीक तरीका नहीं है, इससे बेटर ये था कि प्रोफेशनल स्टाफ को आप वहाँ पे रखो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी। देखो, इसमें पूछने लायक चीज़ तो मुझे लगता है बस ये है कि ये पहली बात तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो अमित शाह हैं, मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह, उन्होंने लॉन्च किया था। इसका गोल क्या है इस पॉलिसी का? सहकार से समृद्धि, ठीक है, ये इसका गोल है। ठीक है, सहकार कोऑपरेशन को हिंदी में बोलते हैं, समृद्धि प्रॉस्पेरिटी होती है। ठीक है, अब ये इंडिया की दूसरी ऐसी पॉलिसी है। पहली पॉलिसी जो कोऑपरेशन, फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी जो बनी थी वो 2002 में वाजपेयी की गवर्नमेंट में बनी थी। ठीक है, और ये जो बनी है ये इंडिया की सेकंड ऐसी पॉलिसी है नेशनल कोऑपरेशन पे, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी पे जो पॉलिसी बनी है, इंडिया की सेकंड बनी है। इसको ड्राफ्ट जो कमेटी ने किया था, उस कमेटी को लीड किसने किया था? सुरेश प्रभु ने लीड किया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? 50 करोड़ सिटीजन जो कि कोऑपरेटिव सेक्टर के जो अभी पार्ट नहीं है उनको कोऑपरेटिव सेक्टर का पार्ट बनाना है, ट्रिपल करना है कोऑपरेटिव सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में। ठीक है, और एटलीस्ट वन कोऑपरेटिव सोसाइटी इन एवरी विलेज, हर एक विलेज में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टैब्लिश करना है। ठीक है, एक बात आपको और ये बतानी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन 2021 में बनाई गई थी इंडिया में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ये थोड़ी बातें जान लो। 97th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, इसने कुछ चेंजेस किए थे ये कोऑपरेटिव्स के रिगार्डिंग। पहली चीज़ ये थी फंडामेंटल राइट, कोऑपरेटिव सोसाइटी को फंडामेंटल राइट बना दिया था आर्टिकल 19 के अंतर्गत, 19(1)(c) के अंदर, लेकिन इतना याद कर लो आर्टिकल 19 के अंतर्गत। डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक ऐड किया था आर्टिकल 43B टू प्रमोट कोऑपरेटिव्स। ठीक है, जिस साल 2021 में जब ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बना था उस साल यूपीपीसीएस ने ये क्वेश्चन भी पूछा था। ठीक है, ये वाला डायरेक्टिव प्रिंसिपल 43B सीधे पूछा था। 40 ये कोऑपरेटिव से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है। ठीक है, न्यू पार्ट 9B एक नया पार्ट था ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि कोऑपरेटिव गवर्नेंस की बात करता है। ठीक है, गवर्निंग स्ट्रक्चर की अगर बात करो तो अगर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है ना, मतलब एक से ज्यादा स्टेट में अगर ऑपरेट कर रहा है कोई कोऑपरेटिव, तो वो यूनियन लिस्ट में आता है, और उसके लिए वो किसके अंतर्गत गवर्न होता है? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002। और स्टेट कोऑपरेटिव अगर एक ही स्टेट के अंदर वो है तो वो स्टेट लिस्ट में आता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 3/35 इनिशिएटिव, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का ये इनिशिएटिव है 3/35 इनिशिएटिव। इसका एम क्या है? देखो, नाम से आपको पता चलेगा कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है ना, ठीक, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस खास करके 3 टाइप की, यहाँ पे 3 टाइप, यहाँ सॉरी यहाँ लिख लेते हैं, 3 जो है ना यहाँ पे 3 टाइप की जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे टोबैको कंजप्शन, ठीक है, तंबाकू, सिगरेट, ये सब हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है, और तीसरा क्या होगा? शुगरी ड्रिंक्स मतलब ये कोक, पेप्सी, ये सब हो गया। ये इन 3 टाइप की ये सब क्या कर रही है? एक्चुअली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ा रही हैं लोगों में। तो इन्हीं तीनों को 2035 तक इन्हीं तीनों के ऊपर 50% तक ऐसा टैक्स लगाओ कि इनका इतना टैक्स लगाओ इनके ऊपर, इनका जो कॉस्ट है वो 50% तक बढ़ जाए 2035 तक। ठीक है, यही है 3/35 इनिशिएटिव। ठीक, 10 ईयर्स ऑफ की गवर्नेंस मिशन, ये देखो इनके 10 साल पूरे हुए, इसलिए इनका बस डेट देख लें। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015, अमृत मिशन, ठीक है,
ये 100 सिटीज़ के लिए था, स्मार्ट सिटीज़ 2015 में लॉन्च किया गया था, बाद में थोड़ा और बढ़ा दिया गया था। अमृत मिशन, तो ये भी 25 जून 2015 में 500 सिटीज़ के लिए लॉन्च किया गया था। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015। चलो नेक्स्ट देखते हैं। गज मित्र स्कीम, देखो असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ये सीधे पूछेंगे आपसे, गज मित्र स्कीम किसने लॉन्च किया है? असम गवर्नमेंट ने। और इसका पर्पस क्या है? ह्यूमन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है, उसको रिड्यूस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री सेहत योजना, पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया मुख्यमंत्री सेहत योजना। इसके अंतर्गत जितने भी परिवार हैं, जितने भी पंजाब में परिवार हैं, इर्रेस्पेक्टिव कि वो बीपीएल हैं या फिर एपीएल हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारे परिवार को 10 लाख का कैशलेस हेल्थ केयर एनुअली, या हेल्थ इंश्योरेंस, एक तरीके से 10 लाख का कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस सारे परिवार को पंजाब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। ठीक है। वीर परिवार सहायता योजना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीर परिवार सहायता, एक्चुअली इसको नलसा ने लॉन्च किया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, नलसा मतलब नेशनल लीगल एड, ये जो होती है ना नेशनल लीगल एड, इसका फुल फॉर्म भी मेरे को याद नहीं आ रहा, देख लेना। नलसा नेशनल लेवल पे होता है, ऐसे सलसा स्टेट लेवल पे होता है, और डलसा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो जो ये नलसा होते हैं, नलसा, ये सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं जस्टिस सूर्यकांत, एट प्रेजेंट उनके अंडर ये आता है नलसा। तो नलसा को लॉन्च किसने किया? सॉरी, नलसा ने इस स्कीम को लॉन्च किया है, वीर परिवार सहायता योजना। और इसका काम क्या है? देखो, नलसा का ओवरऑल काम क्या होता है? वीकर सेक्शन को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे थोड़ा अपना स्कोप को एक्सपैंड करते हुए इस स्कीम के अंतर्गत ये नलसा क्या करेगी? जो डिफेंस पर्सनल है ना, डिफेंस पर्सनल मतलब जो आर्मी वगैरह में है, ठीक है, उनको और उनकी फैमिली को, ठीक है, उनको और उनकी फैमिली को लीगल एड प्रोवाइड करना। ठीक है, अगर उनका कोई केस वेस अगर फंस रहा है तो वहाँ पे उनको एक तरीके से लीगल एड प्रोवाइड करो ताकि उनको जस्टिस मिल सके। ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पॉवर्टी फ्री विलेज स्कीम, ठीक है, ये कहाँ पे? राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, बस नाम याद रखो उसका। माई डीड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया, माई डीड। इसमें एक तरीके से ये क्या है? ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। क्रूज भारत मिशन, गुजरात पहला इंडियन स्टेट बन गया है जिसने ऑफिशियली क्रूज भारत मिशन को ज्वाइन किया जिसने। ठीक है, क्रूज भारत मिशन। क्रूज भारत मिशन एक्चुअली, क्रूज टूरिज्म क्या होता है? वो क्रूज शिप होती है ना, काफ़ी हाई क्लास, जिसमें आपको लग्जरी शिप्स होती हैं बड़ी बड़ी, जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। तो एक तरीके से उसी को प्रमोट करने के लिए है ये। यूपी रोजगार मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी गवर्नमेंट ने अभी अपना रोजगार मिशन जो है उसको अप्रूव कर दिया है, और इसका एम क्या रहेगा? 1.3 लाख जॉब्स एनुअली जनरेट करना है। ठीक है, 1.3 लाख एनुअली जनरेट करना है, जिसमें से 1 लाख जॉब कंट्री के अंदर जनरेट करनी है और 30,000 कंट्री के बाहर। ठीक है, मतलब यूपी के लोगों के लिए हो रहा है कि कंट्री के अंदर उनको रोजगार प्रोवाइड कराया जाए पूरे कंट्री में 1 लाख लोगों को, और 30,000 लोगों को कंट्री के बाहर यूपी के लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराई जाए। सूर्य घर योजना, सूर्य घर योजना के अंतर्गत सबसे ज़्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूशन यूपी में कहाँ हुआ है? लखनऊ में हुआ है। ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेक्शन, रिपोर्ट्स, इंडिसेस एंड रैंकिंग। पहली न्यूज़ है, इंडिया रैंक 4th मोस्ट इक्वल कंट्री। अब ये काफ़ी सरप्राइजिंग है, काफ़ी यूनिक न्यूज़ है। कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता चला, लेकिन अब है तो है, ऐसा बोला है इन्होंने। नॉर्मली ऑक्सफैम रिपोर्ट वगैरह में ये बोला जाता है बहुत ही अनइक्वल कंट्री है, टॉप 1%, 90% वेल्थ, 70%, 60% वेल्थ को एक्यूमुलेट करके बैठे हुए हैं। अब बोला है क्या, किस तरीके से हुआ वो सब चलो अलग बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है ये, क्योंकि इतनी अच्छी न्यूज़ रिसेंट टाइम में किसी भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया के बारे में नहीं बोली है। तो इनके हिसाब से ये है, इंडिया वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2025 जो है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक 4th मोस्ट इक्वल कंट्री पूरे वर्ल्ड में इंडिया है, जिसका गिनी इंडेक्स निकल के आया है 25.5। देखो गिनी इंडेक्स क्या होता है? पहली बात तो 1912 में इसको कोरैडो गिनी ने डेवलप किया था। गिनी इंडेक्स ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है किसने डेवलप किया था, क्योंकि नाम में ही गिनी है, तो पूछना इसमें पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गिनी इंडेक्स क्या करता है? ये इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करता है अक्रॉस इंडिविजुअल्स इन अ कंट्री। ठीक है, किसी कंट्री में जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी इनकम में कितनी इनइक्वालिटी है,
ठीक है, इस बात को ये मेजर करता है गिनी इंडेक्स। 0 का मतलब परफेक्ट इक्वालिटी और 100 का मतलब परफेक्ट इनइक्वालिटी। मतलब जितना कम इसमें इंडेक्स में जो वैल्यू आएगी ना, उतनी अच्छी बात है। जैसे इंडिया के 25.5 है, यहाँ देखो डायग्राम में देखो, इंडिया का 25.5 है, सबसे कम है। यूके का इंडिया से ज़्यादा, चाइना का और ज़्यादा, यूएसए का और ज़्यादा। तो इंडिया का काफ़ी ज़्यादा, इसका मतलब ये इंडिया काफ़ी ज़्यादा इक्वल कंट्री है अगर हम इनकम की बात करें तो। ठीक है, तो ये इनकम की बात कर रहा है। इनकम इनइक्वालिटी में इंडिया पूरे वर्ल्ड में 4th नंबर पे इनकम इक्वालिटी में। ठीक है, और इंडिया से ऊपर कौन सी कंट्री, भाई इन सबके नाम याद कर लेना। स्लोवैक रिपब्लिक नंबर 1 पे, फिर स्लोवेनिया, फिर बेलारूस, और फिर आती है इंडिया। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, जब इंडिया 4th नंबर पे और इसके पहले ये कंट्रीज हैं, तो जितनी बड़ी बड़ी कंट्री हैं सबसे इंडिया ऊपर है। ठीक है, G7, जितनी G7 कंट्रीज हैं, G20 कंट्रीज, सबसे इंडिया बेटर बेटर है। यूएसए, चाइना सबसे बेटर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। देखो, ये पहली बात तो ये है कि ये जो इंडेक्स होता है ये क्वार्टरली अपडेट होता है। क्वार्टरली मतलब ये है कि साल में 4 बार ये अपडेट होगा, 4 बार इसमें रैंकिंग में चेंजेस आएंगे। इस बार की रैंकिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया ने अभी तक, इंडिया का ये सबसे ज़्यादा, एक बार में सबसे ज़्यादा रैंक में इम्प्रूवमेंट है। 8 प्लेस का इम्प्रूव किया इंडिया ने, 85 से 77। इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट रैंक में एक बार में अभी तक कभी नहीं हुआ था। तो इंडिया की रैंक अगर आपसे पूछेंगे तो 77 है। देखो, पेपर से पहले वाला यही वाला क्वार्टरली अगर देखोगे तो यही वाला आने वाला है। 77 इंडिया की रैंक है। ग्लोबल टॉप रैंक की अगर बात करो तो वो सिंगापुर है। सिंगापुर की, नॉर्मली जापान रहता है लेकिन अभी कुछ टाइम से सिंगापुर इसमें काफ़ी ऊपर जा रहा है। तो सिंगापुर की टॉप रैंक है। एक बात आपको ये समझनी होगी, देखो ये जो रैंकिंग करता है किस बेसिस पे करता है। ये रैंक इस बेसिस पे करता है कि किसी भी कंट्री का जो पासपोर्ट है, अगर कोई पासपोर्ट होल्डर है किसी कंट्री का, तो वो दूसरे कंट्री में उसको वीज़ा फ्री ट्रैवल करना कितना ईजिली एक्सेसिबल है कि नहीं है। ठीक है, इस बेसिस पे वो करता है। नॉर्मली देखो, आपको पता नहीं पासपोर्ट क्या होता है। दो डॉक्यूमेंट आपने सुने ना, पासपोर्ट और वीज़ा। पासपोर्ट एक तरीके से आइडेंटिटी कार्ड है आपका, कि आप भाई इंडिया के सिटीजन हो। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपका आइडेंटिटी कार्ड है जब आप विदेश जाते हो। तो पासपोर्ट वो हो गया। वीज़ा का मतलब ये है कि जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो, वो कंट्री इशू करेगी कि आप आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो, वो होता है वीज़ा। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक तरीके से इस बात पे ही देखेगा कि आप, कोई भी इंडिविजुअल किसी एक कंट्री का दूसरी कितने कंट्रीज में बिना प्रायर वीज़ा के जा सकता है। अगर वो मैक्सिमम कंट्रीज में बिना प्रायर वीज़ा के, मतलब पहले से उसके पास वीज़ा ना भी हो तो भी अगर वो एक्सेस कर सकता है, तो उस कंट्री का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स काफ़ी अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025। ठीक है, यूनिकॉर्न होता क्या है, पहले यूनिकॉर्न समझ लो होता क्या है। इन स्टार्ट जब स्टार्टअप्स की जब बात करते हो, तो उसमें यूनिकॉर्न का मतलब ये होता है जो भी कंपनीज जिनकी वैल्यू 1 बिलियन US डॉलर से ज़्यादा हो, जिनकी वैल्यूएशन 1 बिलियन US डॉलर से ज़्यादा हो, उनको यूनिकॉर्न बोलेंगे। ठीक है, जिस भी स्टार्टअप की इससे ज़्यादा अगर वैल्यू है तो उसको उस स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बोलेंगे। ठीक है, जैसे यूनिकॉर्न मिथिकल एनिमल था ना, एक सिंग वाला। ठीक है, हड़प्पन सील्स में भी कई जगह पे यूनिकॉर्न दिख जाता है। ठीक, तो वो बहुत ही रेयर है। वैसे ही ये भी कंपनीज इस टाइप की बहुत रेयर होती है, इसलिए इनको यूनिकॉर्न बोला जाता है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की अगर बात करो तो कंट्रीज विद मैक्सिमम यूनिकॉर्न, सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कहाँ पे है, यूएसए में है। ठीक है, चाइना सेकंड और इंडिया थर्ड। तो इंडिया की रैंकिंग थर्ड, ये आपको पता नहीं, एटलीस्ट ये 3 याद कर लो, यूएसए, चाइना और इंडिया। सिटी, कौन सी ऐसी सिटी जिसमें सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न है, वो है सैन फ्रांसिस्को। मोस्ट वैल्यूबल यूनिकॉर्न की अगर बात करो पूरे वर्ल्ड में, तो वो है स्पेस एक्स, जो इलॉन मस्क की कंपनी है यूएसए की। उसमें अब इंडिया स्पेसिफिक डेटा देखो तो इंडिया में कितने यूनिकॉर्न्स हैं टोटल, 64 हैं टोटल। मैक्सिमम यूनिकॉर्न्स कहाँ पे हैं, किसी अगर सिटी की बात करो तो बेंगलुरु में, और बेंगलुरु 7th है, ग्लोबल रैंक बेंगलुरु की 7th है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 कौन निकालता है इसको, UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इनके हिसाब से पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस कंट्री में, कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा एफडीआई रिसीव करने वाली बनी, वो बनी है यूएसए। ठीक है, यूएसए, फिर सिंगापुर, फिर हांगकांग। पहला आपको पता होना चाहिए, टॉप रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई कौन है, यूएसए है। इंडिया की रैंक क्या है, 15। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 15 रैंक है। पिछले साल से इंडिया की रैंक डिक्रीज हुई है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं
वो एसडीजी में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उस पे इंडेक्स जो है वो नीति आयोग निकालती। देखो एसडीजी इंडेक्स इंडियन लेवल, पूरे पैन इंडिया लेवल पे भी नीति आयोग ही निकालती है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी जो एसडीजी इंडेक्स है वो नीति आयोग ही निकाल रही है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको आपस में कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, उस बेसिस पे। तो उसमें टॉप रैंक में कौन है, ये एक मिजोरम में एक जगह है नाथियल, ठीक है, ये है। Okay, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं मीटिंग समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं। देखो पहला ही बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। पहली है 17th ब्रिक्स समिट 2025, ठीक है। पहले तो आपको यही बताना चाहिए किस नंबर की ब्रिक्स समिट थी, 17th। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई है, ये रियो डिनेरो ब्राज़ील में, ये इसका वेन्यू था। इस ब्रिक्स समिट की खासियत ये थी कि इसको इंडोनेशिया ने पार्टिसिपेट करने वाली, ये सॉरी, ये ब्रिक्स समिट पहली ब्रिक्स समिट थी जिसमें इंडोनेशिया ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। इंडोनेशिया जो है वो ब्रिक्स का लेटेस्ट मेंबर है, ठीक है। ब्रिक्स का लेटेस्ट मेंबर कौन है, इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया पहली बार ब्रिक्स में एज अ फुल टाइम मेंबर पार्टिसिपेट कहाँ किया, इसी समिट में किया है, रियो ब्राज़ील वाली में। यहाँ पे दो तीन देखो की आउटकम्स थे, तो वो आउटकम देखो अच्छे से थोड़ा पता होना चाहिए। देखो पार्टनरशिप फॉर एलिमिनेशन ऑफ सोशली डिटरमाइंड डिजीजेस, एसडीडीज, ठीक है, एसडीडीज भी इनको बोलते हैं। ये एक पार्टनरशिप है जिसको लॉन्च किया गया, इस पार्टनरशिप को लॉन्च किया गया, और इसका एम क्या है पार्टनरशिप का, ये एलिमिनेट करेंगे एसडीडीज को। एसडीडीज क्या होता है, सोशली डिटरमाइंड डिजीज क्या होती है, ठीक है, ऐसी डिजीज जो कि सोशली डिटरमाइंड है, मतलब किसी बंदे का सोशल स्टेटस क्या है, अगर वो पुअर है, ठीक है, पुअर लिविंग कंडीशन में रह रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे कुछ डिजीज ऐसी होंगी जो उसके उसके सोशल स्टेटस की वजह से उसको लगने की चांसेस ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के तहत इसको समझते हैं, जैसे टीबी है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस है। तो टीबी का स्प्रेड अगर आप देखोगे, जो स्लम एरिया होते हैं ना, ओवर क्राउडेड एरियाज होते हैं, स्लम्स होते हैं, जहाँ पे सैनिटेशन फैसिलिटी बहुत खराब है, ठीक है, हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छे से अवेलेबल नहीं है, ऐसी जगह पे क्या होता है, टीवी का फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक तरीके से ये सोशली डिटरमाइंड डिजीज है, क्योंकि अगर वही बंदा स्लम में नहीं रह रहा होता, वो किसी, उसका सोशल स्टेटस अच्छा होता, वो किसी अच्छी लोकेलिटी में रह रहा होता, उस पे पैसा होता, वो अच्छे हेल्थ केयर फैसिलिटी को एक्सेस कर सकता, तो उसको ये डिजीज नहीं लगती। इस टाइप की डिजीज को एलिमिनेट करने के लिए पार्टनरशिप फॉर एलिमिनेशन ऑफ सोशली डिटरमाइंड डिजीज, ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, ठीक है। इसके साथ साथ जो ब्रिक नेशन थे उन्होंने जो यूरोप का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म होता है, एक है ना कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBAMS जिसको बोलते हैं, ये यूरोप का है, इसको कंडेम किया है। देखो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में क्या था, ये एक ऐसा सिस्टम है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि यूरोपियन यूनियन ने ये बोला, यूरोपियन कंट्रीज ने या फिर यूरोपियन यूनियन ने ये बोला कि भाई अगर बाहर से कोई भी सामान इंपोर्ट हो रहा है यूरोप में, तो हम पहले ये चेक करेंगे कि उस सामान को बनाने में, उस सामान को बनाने में कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई लोगों ने, क्योंकि यूरोपियन यूनियन क्या कर रही है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्लाइमेट रूल्स फॉलो कर रही है, ठीक है, कि भाई हम क्लीन एनर्जी यूज़ करेंगे, ठीक है, मतलब सोलर एनर्जी यूज़ करेंगे, ठीक, अगर पावर जनरेशन हो रही है तो क्लीन एनर्जी यूज़ करेंगे। अब पता चल रहा है कोई फॉसिल फ्यूल यूज़ करके, कोल यूज़ करके सस्ते में एनर्जी जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो जब सस्ते में एनर्जी जनरेट करेगा तो ऐसी इंडस्ट्री जो होगी, जो वो एनर्जी यूज़ कर रही होगी, तो उसका सामान भी सस्ता हो जाएगा। तो इसी चीज़ से फाइट करने के लिए यूरोप ने बोला कि नहीं, अगर हम पहले, हमारे यहाँ अगर कोई इंपोर्ट आ रहा था, हम पहले ये देखेंगे कि भाई वो कहीं ऐसा तो नहीं कुछ इस टाइप की कुछ चीज़ों से वायलेट कर रहा हूँ, ठीक, कि वहाँ पे क्लीन फ्यूल की जगह भाई फॉसिल फ्यूल यूज़ होकर सामान आ रहा हो, तो ऑब्वियसली बात है महंगा होता। तो अगर हमको ऐसा दिखा तो हम उस पर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा सकते हैं। अब प्रॉब्लम इस, देखो इनिशिएटिव सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ हो जाती है, इसका मिसयूज़ कर सकती है यूरोपियन यूनियन किसी भी प्रोडक्ट को अपने यहाँ से डिबार करने में, या फिर किसी भी इंपोर्ट को अपने यहाँ पे टैरिफ लगा के वो बंद कर सकती है कि भाई यहाँ पे हमारे यहाँ पे ना आए, या फिर आए तो इतना महंगा हो जाए कि लोग खरीदें ना उसको। इसीलिए इसको अपोज कर रही है ब्रिक्स, ठीक है। और इसके साथ साथ एनडीबी, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, ये ब्रिक्स का एक इनिशिएटिव है, एनडीबी जिसका नाम होता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। देखो जो ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन है, IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक, इन सब में क्या है, यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज, यूएसए, इन सब का डोमिनेशन बहुत है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक में भी इनका डोमिनेशन बहुत है, एडीबी, इनफैक्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक में बहुत ज़्यादा डोमिनेशन है। तो इसी वजह से क्या था, जो ब्रिक्स कंट्रीज थी उन्होंने अपना खुद का एक एनडीबी लॉन्च किया, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो एक तरीके से इन्हीं ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन का ऑल्टरनेटिव है,
ठीक। इसी में अभी कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, ये दो नई कंट्रीज जो हैं, इन्होंने इसको ज्वाइन किया एनडीबी को। तो अब एनडीबी की टोटल मेंबरशिप हो गई 11। ठीक है। अब ब्रिक्स का समिट अगर इस बार 2025 में रियो में हुआ है, तो आपको एक साल पहले और एक साल बाद का भी देख लो, बड़ी समिट है। ब्रिक्स हो गया, एससी हो गया, बड़ी समिट है, इंडिया के स्टेक्स भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो इनमें थोड़ा सा एक पहले और एक बाद का भी देख लिया करो, क्योंकि पूछ लेते हैं। इनफैक्ट आई गेस इसमें उत्तराखंड पीसेस में इस पे क्वेश्चन आया भी है ऐसे मैच करने के लिए। तो ब्रिक्स 2024 कहाँ हुआ था? कजान रशिया में हुआ था। ब्रिक्स 2026 कहाँ होगा? इंडिया में होगा। एग्जैक्टली कहाँ पे, किस लोकेशन पे होगा, अभी ये फाइनलाइज नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, थोड़ा ब्रिक्स के बारे में एक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लो। ब्रिक्स जो वर्ड है वो कॉइन किसने? ब्रिक, एक्चुअली ब्रिक्स नहीं, ब्रिक जो वर्ड था वो कॉइन किया था एक इकोनॉमिस्ट थे, जिम ओ'नील। ठीक है, इन्होंने कॉइन किया था। पहला समिट ब्रिक का कहाँ हुआ था? ये हुआ था 2009 में, रशिया में हुआ था। ठीक है। ओरिजिनल मेंबर ऑब्वियसली बात है, ब्रिक था तो BRI और C। ठीक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना थे। साउथ अफ्रीका ने 2010 में ज्वाइन किया था। जब साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया तो इसका नाम ब्रिक की जगह ब्रिक्स हो गया। और लेटर फिर 2024 में फिर से एक एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, पहला एक्सपेंशन ये हुआ था जब साउथ अफ्रीका ज्वाइन किया। अगला एक्सपेंशन 2024 में हुआ जब इसमें 5 कंट्री एक साथ ज्वाइन करी। इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। ये 5 कंट्री एक साथ 2024 में ज्वाइन करी। ठीक है। और उसके बाद जो अभी 2025 में एक कंट्री और ज्वाइन करी है जिसका नाम है इंडोनेशिया। ठीक है, और ये 11th मेंबर है। तो एट प्रेजेंट ब्रिक्स में टोटल कितने मेंबर हो गए? 11 हो गए। ये आपको पता होना चाहिए। लेटेस्ट मेंबर कौन है? इंडोनेशिया है। ठीक है। और ब्रिक्स का एनडीबी जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई, चाइना में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ज्ञान भारतन ज्ञान भारतम मिशन। ठीक है, ये मोदी ने लॉन्च किया है, पीएम मोदी ने लॉन्च किया ज्ञान भारतम मिशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट, इंडिया की 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट को प्रिजर्व प्रिजर्व करना और उनको डिजिटली एक्सेसिबल बनाना। ये इसका इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव का पर्पस है। प्रिजर्व करना मतलब ये देखना कि भाई उनमें कोई फंगस वंगस ना लगे, ढंग से उनको स्कैन उसको प्रिजर्व किया जाए, ह्यूमिडिटी ना हो जहाँ पे उनको प्रिजर्व किया गया है, ताकि डैमेज उनमें और ज़्यादा ना हो। ठीक है। और डिजिटली एक्सेसिबल क्या है कि उनको ऑब्वियसली स्कैन स्कैन करके आप डाल दो उस पर, कंप्यूटर पे डाल दो, तो ऑब्वियसली लॉन्ग लास्टिंग हो गई फिर वो। ठीक। तो ये और उनकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई, बहुत लोग उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो यही है ज्ञान भारतम मिशन। अब जो मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है? मैन्यूस्क्रिप्ट एक्चुअली आपने एंशियंट इंडिया वगैरह में जब आप पढ़ाई कर रहे होगे हिस्ट्री वगैरह में, तो आपने मैन्यूस्क्रिप्ट का नाम बहुत कई बार सुना होगा। वहाँ पे पहले एक्चुअली क्या होता था? मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब कि हाथ से लिखी हुई होती है पहली बात तो। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह से नहीं होगा, ये हाथ से लिखी हुई स्क्रिप्ट होंगी। नॉर्मली जो पाम लीव्स होते हैं ना, पाम्स के जो पत्ते होते थे उन पे लिखे जाते थे। बर्च बार्क होती थी, बर्च की एक वो छाल होती है, उस पे लिखे जाते थे। ठीक है, फिर पेपर बाद में थोड़ा सा ओवर द टाइम पेपर आ गया तो पेपर भी लिखे जाने लग गए। तो इस टाइप की ये थे मैन्यूस्क्रिप्ट, इन्हीं सबको बोलते हैं। इन सब पे जो लिखे जाते हैं ना, इनमें क्या होता है, बहुत सारे रिलीजियस ऑर्डर वगैरह पास होते थे। ठीक है, बहुत ही फिलोसफिकल चीज़ें होंगी, फिलोसफिकल डिस्कोर्स है, तो वो भी आपस में एक दूसरे की जो डिस्कोर्स है उनको भी मैन्यूस्क्रिप्ट में लिख लिया जाता था। ठीक। तो ऐसा था। इनफैक्ट इंडिया में थोड़ा कल्चर ये कम था, क्योंकि आपको पता ही होगा ओरल ट्रेडिशन में इंडिया ज़्यादा बिलीव करता था। फिर भी मैन्यूस्क्रिप्ट इंडिया में बहुत सारी हैं, तो उन्हीं सबको प्रिजर्व करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। इंडिया टू होस्ट फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज। अब उसी पे देखो, इंडिया पहली बार एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस करेगा मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज पे। जो कहाँ पे ऑर्गेनाइज करेगा? वो भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रामसर कोप 15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15, रामसर जो है ये वेन्यू इसका कहाँ पे है? रामसर से आपको पता है ना, ये जो वेटलैंड प्रिजर्व करने के लिए रामसर कन्वेंशन जो होता है, उसी का एक जो मीटिंग हुई है वो कहाँ पे हुई है? विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे में हुई है। और इसमें देखो सिग्निफिकेंस ये है कि इंडिया का एक रेजोल्यूशन था, इंडिया ने एक रेजोल्यूशन यहाँ पे लाया था जिसका था वाइज यूज ऑफ वेटलैंड। बस याद कर लो उसको, वाइज यूज ऑफ वेटलैंड, उसको अडॉप्ट किया गया। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अर्बन लोकल बॉडी चेयरपर्सन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जा रहा है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है जो अर्बन लोकल बॉडीज होते हैं उनके चेयरपर्सन्स का एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है। अर्बन लोकल बॉडी मतलब क्या? इंडिया में देखो 3 टियर गवर्नेंस सिस्टम है ना, 3 टियर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, फिर लोकल गवर्नमेंट्स आ जाती हैं। तो ये जो लोकल गवर्नमेंट है इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, एक होता है अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है। तो यहाँ पे बात ये अर्बन लोकल बॉडीज की हो रही है। अर्बन लोकल बॉडीज के जो चेयरमैन होते हैं ना, जिनको कई जगह पे मेयर बोला जाता है, ठीक है, इन्हीं सबका एक कॉन्फ्रेंस हुआ जो पहली बार हुआ। और ये कहाँ पे हुआ? ये मनेसर गुड़गांव में हुआ है।
किसने ऑर्गेनाइज किया था इसको? लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने किया था इसको ऑर्गेनाइज। यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए, यहाँ पे 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को अवार्ड किया गया था बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, जो थे लखनऊ, पुणे और इंदौर। क्योंकि लखनऊ है यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इनको अवार्ड किया गया बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। शेप 2025 कॉन्फ्रेंस। देखो, आर्मी का पहला अभी एक आर्म फोर्सेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है, जिसका न्यू दिल्ली में हुआ है, जिसका नाम है शेप 2025 कॉन्फ्रेंस। तो आपसे सीधे पूछ सकते हैं कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन का ये कॉन्फ्रेंस हुआ है, तो वो थी इंडियन आर्मी। यूथ स्पिरिचुअल समिट 2025, ये बनारस में हुआ है और इसका थीम था नशा मुक्ति युवा फॉर विकसित भारत। फर्स्ट आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग, ठीक है, ये चेन्नई में हुआ। और सेकंड बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव विशाखापट्टनम में। इनमें कुछ ज़्यादा डिटेल बताने लायक नहीं, एक एक लाइन की है, बस सीधे आप इनको ऐसे देख लो। ओके, ठीक है, यहाँ तक हमने काफ़ी सेक्शन कवर कर लिया। अब थोड़े बहुत टॉपिक और बचे हैं। एक काम ये करते हैं, बचे हुए टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं और इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करिए, और ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। इस पर एमसीक्यूज भी बने हुए हैं, वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप जाके उसको भी, टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, वेल इनफ, थैंक यू।